अध्याय 840 रासायनिक जीव। इसके तुरंत बाद वांग हाओ ने जांच के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा भेजी। सुनहरी दिव्य रोशनी की एक किरण अचानक से गुजरी, जिससे वांग हाओ को मानसिक ऊर्जा का एक गंभीर झटका लगने से बाल बाल बच गया। ये दिव्य विचार अत्यंत शक्तिशाली था। वांग हाओ को लगा कि इस दिव्य विचार के सामने उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक चींटी के सामने एक विशाल चट्टान जैसी है। इसके तुरंत बाद वांग हाओ के सामने एक गोलाकार स्थानिक पोर्टल प्रकट हुआ। 10 झांग व्यास वाले इस स्थानिक द्वार ने एक अमर स्तर के रासायनिक प्राणी को सीधे वांग हाओ के सामने पहुंचा दिया। ताइवानी उपन्यास पढ़ने के बेहतरीन अनुभव के लिए इस साइट का डोमेन नाम याद रखें। हे मनुष्य, कृपया यहाँ से चले जाओ। यह अष्टविनाश और 6 सामंजस्य का टावर तुम्हारे जैसे कमजोर मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्वर्ग की कृपा का ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें इस उजाड़ टावर से जाने का एक मौका देता हूँ। ये जादुई प्राणी 3 झांग ऊंचा, 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक सुनहरा बंदर था। प्रकट होते ही यह भयंकर और भयावह लग रहा था और वांग हाओ को भगाने पर तुला हुआ था। ये कितना अद्भुत रासायनिक जीव है। मेरे प्रिय शिष्य, ये रासायनिक जीव शायद मुझसे भी अधिक समय से अस्तित्व में है। इतने लंबे समय तक बिना किसी क्षति के संरक्षित रहना ये दर्शाता है कि इस रासायनिक जीव को बनाने में प्रयुक्त सामग्री असाधारण होनी चाहिए। रासायनिक सामग्री काफी मूल्यवान होनी चाहिए। बूढ़े तांत्रिक की आंखें चमक उठीं। सुनहरे बंदर को देखना मानो खजाने का पहाड़ देख लेना था। वांग हाओ को भी लालच का आवेग महसूस हुआ, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। वांग हाओ को अविचलित देखकर सुनहरा बंदर क्रोधित हो गया। अचानक उसकी बाईं भुजाओं में से एक ने हवा में वांग हाओ की ओर इशारा किया और उंगली के सिरे के आकार की एक सुनहरी बिजली की किरण तेजी से वांग हाओ के माथे की ओर बढ़ी। सिजल टिल्ड। वांग हाओ को बचने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही सुनहरी बिजली उसके माथे पर जा लगी। लालच तो इंसान की फितरत में है। उस समय कुछ महत्वाकांक्षी लोग इस वीरान मीनार पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर तो मेरी इस परीक्षा में भी खरे नहीं उतरे। तुम्हारी ताकत उनसे कहीं कम है। मुझे हराने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सुनहरी बिजली की चमक वांग हाओ को सुनहरे बंदर की ओर से अंतिम चेतावनी थी। इसका उद्देश्य उसे मारना नहीं था, बल्कि वांग हाओ को सबक सिखाना और उसे पीछे हटने पर मजबूर करना था। हालांकि सुनहरी बिजली वांग हाओ के माथे पर गिरी, जो संयोगवश वही जगह थी जहां वांग हाओ ने राक्षसी आंख को परिष्कृत किया था। पहले जो सुनहरी बिजली गिरी थी वह सीधे इस राक्षसी आंख में समा गई। सुनहरी बिजली को निगलने वाली राक्षसी आंख न केवल अक्षुण्ण रही, बल्कि उसकी जीवन शक्ति और भी मजबूत हो गई और वह हिलने डुलने भी लगी, जिससे मुहर को तोड़कर फिर से खुलने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। स्पष्ट रूप से इस रासायनिक प्राणी द्वारा उत्सर्जित सुनहरी बिजली में किसी प्रकार की ऊर्जा निहित थी जो राक्षसी आंख को बेहद आकर्षक लगी। ये सुनहरी बिजली की चमक मूल रूप से वांग हाओ को सबक सिखाने के लिए थी, जिसका अधिकतम उद्देश्य उसे बिजली का झटका देना, उसकी ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ बनाना और उसे लकवाग्रस्त करना था। हालांकि उस रासायनिक प्राणी के आश्चर्य के लिए वांग हाओ न केवल पूरी तरह से लकवाग्रस्त अवस्था में नहीं गिरा, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे बिजली का झटका लगने का भी कोई संकेत नहीं था। अजीब बात है, इंसान, मेरी विनाशकारी सुनहरी बिजली से टकराने पर तुमने अपेक्षित प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं दिखाईं? वांग हाओ इस सवाल से कुछ हद तक हैरान था, लेकिन उसका सच बताने का कोई इरादा नहीं था। बुराई पर विश्वास करने से इनकार करते हुए सुनहरे बंदर ने वांग हाओ के चेहरे पर सीधे निशाना साधते हुए सुनहरी बिजली का एक और झटका छोड़ा। इस बार वांग हाओ का चेहरा कुछ हद तक गंभीर था, लेकिन उसने जरा भी ढील देने या लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। सुनहरी बिजली के वांग हाओ के चेहरे पर गिरने के बाद सारी विनाशकारी सुनहरी बिजली पतली सुनहरी बिजली की चापों में बदल गई, जिसे वांग हाओ की बाहों के बीच स्थित राक्षसी आंख ने निगल लिया और परिष्कृत कर दिया। पहले से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली विनाशकारी सुनहरी बिजली की एक हल्की सी किरण को अवशोषित करने के बाद राक्षसी आंख अचानक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से फट पड़ी। मूल रूप से वांग हाओ के मस्तिष्क में सील की गई इस आंख को सील तोड़ने और वांग हाओ के मस्तिष्क से पूरी तरह जुड़ने में कम से कम 6 महीने लगने का अनुमान था। अब इस सुनहरी रोशनी को आत्मसात करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसी आंख जन्म लेने के लिए उत्सुक है। वांग हाओ को अभी भी अनहाम देखकर उस रासायनिक प्राणी ने तुरंत अविश्वास का भाव दिखाया। हे मनुष्य, लगता है मैंने तुम्हारी शक्ति को बहुत कम आंका। तुम तीसरे दर्जे से नीचे के साधना स्तर वाले पहले मनुष्य हो जो मेरी विनाशकारी स्वर्णिक बिजली का सामना कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मुझे हरा देते हो तो तुम चुनौती पुरस्कार के पात्र हो जाओगे और अगले स्तर में प्रवेश का द्वार खुल जाएगा। जैसे ही उस रासायनिक प्राणी ने बोलना समाप्त किया, उसकी आभा अचानक बर्फीली ठंड में बदल गई। उसकी आकृति अचानक मायावी हो गई और जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तब तक वह एक मुक्का मार चुका था जो वांग हाओ के गाल पर लगा। बैंग टिल्ड। एक जोरदार धमाके के साथ वांग हाओ को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वह टूटे हुए रेत के बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ गया। इस अंतरिक्ष में हजारों मीटर पीछे की ओर उड़ने के बाद शरीर अंततः एक नीची चोटी से टकराकर रुक गया।
पलक झपकते ही इस छोटे पहाड़ की चोटी धराशायी हो गई और पूरा पहाड़ पल भर में सिकुड़ गया। मलबा और धूल चारों ओर उड़ने लगी। जैसे जैसे धुआं और धूल धीरे धीरे छंटने लगी, वांग हाओ मलबे के ढेर से बाहर निकला जो कालिक से सना हुआ था। पटोई पटोई पटोई। वांग हाओ ने गलती से नीली हुई मिट्टी और रेत के कई घूंट थूक दिए। उसका चेहरा बिखरा हुआ था और शरीर मिट्टी से सना हुआ था। वह बेहद दयनीय दिख रहा था। अरे बाप रे, ये जादुई जीव तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उस मूके की ताकत तो बेहिसाब भयानक है। सौभाग्य से मेरी शारीरिक सुरक्षा किसी देवता के शरीर के बराबर है, इसलिए मुख का शक्तिशाली होने के बावजूद मुझे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि ऐसा लगता है कि उस जीव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ तक कि उसका हल्का सा हमला भी इतना भयानक था। ये जादुई जीव वाकई बहुत शक्तिशाली है। वांग हाओ ने गहरी सांस ली और इस रासायनिक प्राणी की ताकत के बारे में कुछ भी कहने से परहेज किया। थोड़े समय के लिए चोट लगने के कारण वांग हाओ उस रासायनिक प्राणी के मुके की गति को देख नहीं सका और न ही उस मुके की भयावह शक्ति को सही ढंग से समझ सका। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस रासायनिक प्राणी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। शुरुआत से लेकर अब तक इस 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले सुनहरे बंदर ने केवल अपनी बाईं भुजा के निचले हिस्से का ही उपयोग किया है। इसके बाकी 5 हाथों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह रासायनिक प्राणी अभी भी अपनी अधिकांश शक्ति को छिपाए हुए है। इसकी गति और शक्ति वांग हाओ से कहीं अधिक है और इसने अपनी अधिकांश शक्ति छिपा रखी है। वांग हाओ के लिए अपनी साधना और शक्ति के बल पर इस जादुई प्राणी को हराना अत्यंत कठिन होगा। क्या ये वास्तव में सुनसान टावर में चल रहे परीक्षण का सबसे सरल पहला स्तर है? वांग हाओ के दिल में भय का भाव उमड़ आया। जैसे ही परीक्षण शुरू हुआ, ये रासायनिक प्राणी एक पूर्व निर्धारित क्रम में कार्यों करने वाले रोबोट की तरह व्यवहार करने लगा और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार वांग हाओ के खिलाफ हमला बोल दिया। रासायनिक जीव साधारण कठपुतलियों का उन्नत रूप हैं। अधिक शक्तिशाली होने के साथ साथ रासायनिक जीवों को आमतौर पर विभिन्न प्राणियों के आकार में ढाला जाता है और एक विशेष आत्मा संसीलन संरचना का उपयोग करके विभिन्न शक्तिशाली जानवरों की आत्माओं को निकालकर रासायनिक जीव के मूल में समाहित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक प्राणी एक तरह से आत्मा वाले जीवन रूप भी हैं और जब तक रासायनिक इकाई का अस्तित्व बना रहता है, उसकी आत्मा भी अमर रहेगी। स्टॉप अध्याय 841 10,000 ड्रैगनों की शक्ति। मोबाइल रीडिंग। इससे पहले कि वांग हाओ सीधे खड़े हो पाते, उनकी दृष्टि फिर से धुंधली हो गई। उसे एक बार फिर हजारों मीटर दूर फेंक दिया गया। अपनी पसंद के लिए इस वेबसाइट का डोमेन नाम वीकन कम याद रखें। इस बार वांग हाओ को आखिरकार एहसास हुआ कि इस रासायनिक प्राणी की शक्ति वास्तव में कितनी भयावह थी। ऐसा लगता है कि इस जादुई जीव ने किसी प्रकार के शक्ति नियम में महारत हासिल कर ली है, जिससे इसके द्वारा फेंका गया हर मुक्का अदम्य और भयानक बल से भरा होता है। ये शक्ति निश्चित रूप से 10 मिलियन ड्रैगन की शक्ति से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी ताकत वांग हाओ की ताकत से कम 1000 गुना ज़्यादा है। सत्ता संरचना के संदर्भ में स्तरों में असमानता तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। 1000 गुना का अंतर शायद ज़्यादा न लगे, लेकिन जब इसे 10,000 ड्रैगन की शक्ति तक बढ़ाया जाता है, यानी 1 ट्रिलियन जिन की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा दिया जाता है, इस तरह की अवधारणा का मतलब 1 ग्राम को 1000 गुना बढ़ा करके दिखाना नहीं है, भले ही वह केवल 1000 ग्राम ही क्यों न हो, वह फिर भी नगण्य ही है। अगर आप 1 ट्रिलियन जिन को 1000 गुना बढ़ा दें तो वह 10 क्वाड्रिलियन जिन हो जाता है। वह भयावह बल 50 अरब टन से भी अधिक है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक ही प्रहार से किसी ग्रह के केंद्र को चकनाचूर कर सकता है। अपनी शक्ति के अलावा इस मूके में शक्ति के नियमों का भी अंश समाहित है, जो इसकी शक्ति को और भी बढ़ा देता है। एक ही मूके की भयानक शक्ति जो किसी ग्रह को नष्ट करने में सक्षम थी, वांग हाओ पर पड़ी। यदि वांग हाओ का शरीर किसी चरम देवता के समान शक्तिशाली न होता तो संभवतः वह उस मूके से चकनाचूर हो जाता। हालांकि शरीर के टुकड़े टुकड़े होने जैसा महसूस होने के अलावा वांग हाओ को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन 2 मुखों की भयानक शक्ति उसके पूरे शरीर पर प्रकट हुए 10 सूर्य स्वर्ण चक्र द्वारा परिष्कृत और अवशोषित होकर समान रूप से वितरित हो गई। बल का अधिकांश भाग उसके शरीर के जमीन और पहाड़ों से टकराने के कारण नष्ट हो गया। वांग हाओ के शरीर पर वास्तव में पड़ने वाला बल 99% तक कम हो गया था, इसलिए इससे वांग हाओ को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। वह रासायनिक प्राणी एक बार फिर सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गया। उसका विशाल आकार उसकी तीव्र गति में बाधा नहीं बन रहा था। लो, फिर से शुरू। वांग हाओ ठंडे पसीने से भीग गया था, उसका खून तेजी से दौड़ रहा था और उसने तैराकी के अपने फुर्तीले कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही वह वहीं पर धुंधला सा दिखाई देने लगा। दुर्भाग्यवश ऐसी गति उस जादुई जीव की तुलना में बिल्कुल नगण्य थी। बैंग टिल्ड। वांग हाओ को एक बार फिर पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ। इस बार प्रहार इतना भयानक था कि उसकी 3 पसलियां टूट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस भयानक बल के कारण वांग हाओ जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया।
हम इस तरह के झटके झेलते नहीं रह सकते। वांग हाओ के सांस लेने से पहले ही उसने महसूस किया कि आसपास की मिट्टी ढीली हो गई है, और फिर उसका पूरा शरीर 10 मीटर के दायरे में मौजूद मिट्टी के साथ तेजी से हवा में तैरने लगा। इस रासायनिक प्राणी द्वारा आसपास के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित किया गया था। वांग हाओ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पास बिल्कुल भी ताकत न हो, मानो उसका शरीर एक अप्रतिरोध्य और भयानक गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित हो रहा हो। ये जादुई प्राणी वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझता है। वांग हाओ और भी ज्यादा हैरान रह गया। एक विचार आते ही वांग हाओ ने तुरंत 2 क्लोन बुलाकर अपने मानव शरीर को घेर लिया और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। शरीर साधक का क्लोन तुरंत एक सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जो 1000 फुट लंबा विशालकाय ड्रैगन बन गया और वांग हाओ के शरीर को अपने ड्रैगन रूप में सुरक्षित रखने लगा। दिव्य साधक का क्लोन भी एक सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर हजारों सुनहरे उड़ने वाले चाकू लगातार उड़ते रहते थे, जो शरीर और उसके पीछे वांग हाओ की रक्षा करते थे। अपने 2 क्लोनों की सुरक्षा में वांग हाओ ने 4 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन के सिर के शीर्ष पर चढ़ने का अवसर लिया, जो उसके शरीर के साधक क्लोन का प्रकटीकरण था। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम किया। भनभनाहट। जैसे ही वांग हाओ 4 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन के सिर के शिखर पर चढ़ा, उसके आसपास का गुरुत्वाकर्षण अचानक 1000 गुना बढ़ गया। 1200 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में दोनों क्लोन अचानक लगे भयानक गुरुत्वाकर्षण के झटके से जमीन पर कुचल गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। शरीर जितना बड़ा होगा, उसका अपना वजन उतना ही अधिक होगा और उस पर लगने वाला अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत वांग हाओ इस भयानक गुरुत्वाकर्षण से सबसे कम प्रभावित हुआ था। 1200 गुना गुरुत्वाकर्षण भी वांग हाओ के लिए कोई सीमा नहीं थी। शरीर साधना के तीसरे स्तर पर ही वांग हाओ का शरीर 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण के नीचे मुश्किल से ही स्वतंत्र रूप से हिल डुल पाता था। अब जब वांग हाओ की शरीर साधना पूर्णता के चौथे स्तर पर पहुंच चुकी है, तो यह 1200 गुना गुरुत्वाकर्षण उसे केवल थोड़ी बहुत परेशानी ही दे रहा है, उसकी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर। हालांकि दोनों क्लोन इतने भाग्यशाली नहीं थे, दोनों जमीन पर जकड़े हुए थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। दूसरी ओर वांग हाओ तेजी से उस रासायनिक प्राणी की ओर बढ़ा, एक हाथ में गोल्डन स्केल बैटल ब्लेड और दूसरे हाथ में डायमंड ब्लेड पकड़े हुए था। उसी समय एक सुनहरी लौ उसकी बाईं बांह से नीचे की ओर बहती हुई उसकी हथेली के चारों ओर लिपट गई। मनुष्य, तुम इस साधारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भी सुरक्षित रह सके, इसलिए तुम्हारी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। केवल तीसरे दर्जे से नीचे की शक्ति के साथ इतनी क्षमता रखना वास्तव में उल्लेखनीय है। मुझे तुमसे थोड़ा खतरा भी महसूस हुआ, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। इस जादुई जीव का हर हमला खोजपूर्ण था, हर वार शक्तिशाली था, फिर भी घातक नहीं, बिल्कुल सटीक समय पर किया गया था, मानो उसका वांग हाओ की जान लेने का कोई इरादा ही न हो। ये जानकर वांग हाओ बेहद हैरान रह गया। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर वह रासायनिक प्राणी अचानक हिलना बंद कर दिया और उसकी गति भी काफी कम हो गई। यह एक ऐसे बिजली के खिलौने की तरह है जिसकी बैटरी अचानक खत्म होने वाली है। क्या चल रहा है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के गायब होने के कारण वांग हाओ की गति अचानक बढ़ गई और उसने रासायनिक प्राणी पर हमला करते हुए एक काली छाया में रूपांतरित हो गया। अपने बाएं हाथ से उसने अपनी स्वर्णिम तराजू वाली युद्ध तलवार घुमाई और एक तारा चकनाचूर वार किया। हजारों फीट तक फैली और विनाश की भावना से परिपूर्ण एक अद्भुत तलवार की आभा सीधे उस रासायनिक प्राणी पर जा गिरी। उसी समय वांग हाओ ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली में एक सुनहरे जलते हुए तीर को तलवार की धार के पीछे छिपा लिया। ये सुनहरी लौ स्वाभाविक रूप से एक मिश्रित दिव्य अग्नि है, जो नीले रंग की ज्वाला के मूल तत्व और बाएं हाथ की हथेली में स्थित महान सूर्य स्वर्ण चक्र द्वारा उत्पन्न स्वर्ण कौवे की मूल अग्नि से उत्पन्न होती है। लेकिन वांग हाओ रुका नहीं। उसने अपने दाहिने हाथ से, जिसमें राक्षसी तलवार थी, आगे बढ़कर उस रासायनिक प्राणी से निकट युद्ध करने की तैयारी की। कुछ क्षण रुकने के बाद वह जादुई प्राणी संभल गया और बिना हिले डुले स्थिर खड़ा रहा। हालांकि जैसे ही ब्लेड की ऊर्जा उसके पास पहुंची, उसकी 6 भुजाएं अचानक हिल उठीं। जो कुछ दिखाई दे रहा था वह ये था कि 6 भुजाओं ने अपनी हथेलियां फैलाईं और 6 हथेलियां सपाट होकर अचानक उनके सामने एक सुनहरी ढाल बन गईं, जिसने शटरिंग स्टार स्लैश को पूरी तरह से रोक दिया। बैंग बैंग बैंग। 10,000 तलवारों के मिश्रण से बना शैटिंग स्टार स्लैश सुनहरी ढाल से जोरदार तरीके से टकराया, जिससे चिंगारियों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। 10,000 गुना बढ़ गई उस भयावह दूरी के कारण वह रासायनिक प्राणी रुकने से पहले 5 या 6 कदम पीछे हट गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह रुक पाती, एक हल्की सी सुनहरी लौ सुनहरी ढाल में घुस गई। जैसे ही वह ढाल को छुई, उसने उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर वह लौ तीर की तरह उस जादुई प्राणी के बाएं हाथ यानी दूसरे हाथ पर जा लगी। गोल्डन क्रो ट्रू फायर और एजियोर फ्लेम ट्रू फायर दोनों ही अमर स्तर की दिव्य अग्नि हैं, और इनके आपस में मिल जाने के बाद इनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। ये कहा जा सकता है कि इसका स्तर अमर स्तर के रासायनिक प्राणी से कम नहीं है।
जैसे ही सुनहरी लौ ने उस रासायनिक प्राणी के बाएं हाथ पर मौजूद दूसरे हाथ को छुआ, लौ अचानक भड़क उठी और पल भर में उसका पूरा बायां हाथ आग की लपटों में घिर गया। सुनहरी लपटें तेजी से जल रही थीं, जिससे रासायनिक पदार्थों की सतह पर चिपकी हुई सामग्री जल्दी से पिघल रही थी, और यहाँ तक कि लपटों की हल्की हल्की लपटें जोड़ों के साथ रासायनिक संरचना के अंदरूनी हिस्से में भी प्रवेश करने लगी थीं। यह पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप अध्याय 842 पादप पिंजरा। ये कैसी विचित्र दिव्य अग्नि है! ये तो तारा मित्रिल को भी पिघला सकती है। लगता है मेरे पास जीवित रहने के लिए अपनी बाँह काटने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक तीखी सीटी के साथ उस रासायनिक प्राणी ने दृढ़ता से अपनी दूसरी बाईं भुजा को काट दिया, जिससे उसके शरीर के भीतर सुनहरी दिव्य अग्नि को और फैलने से रोक दिया गया। अगर वह परित्यक्त मीनार इतने लंबे समय से वीरान न पड़ी होती और मेरे आंतरिक भागों की मरम्मत के लिए सामग्री की कमी न होती, तो मैं अभी खराब न हुआ होता। हालांकि मुझे इस छोटे से इंसान से इतनी कम साधना के बावजूद इतनी असाधारण विधियों की उम्मीद नहीं थी। उसके पास वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली दिव्य अग्नि है और उसने सार, ची और आत्मा नाड़ियों को एक साथ साधना करने का विकल्प चुना है। ऐसा अहंकार और असाधारण प्रतिभा उसे मेरे गुरु के युग में भी शीर्ष प्रतिभाओं में से एक बना देती, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी मेरे गुरु से बहुत ही कमतर है। इस जादुई जीव का अपना ही एक मकसद था। हालांकि यह वीरान टावर की पहली मंजिल की ही रखवाली कर रहा था, फिर भी ये पूरे टावर में अपने स्वामी के प्रति सबसे वफादार और टावर के स्वामी का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। इसीलिए वीरान टावर के सबसे महत्वपूर्ण तल की रखवाली का जिम्मा उसे सौंपा गया था। मैं सचमुच आशा करता हूं कि यह छोटा सा जीव मुझे हरा दे। अगर वह सभी परीक्षाओं में सफल हो जाए तो सबसे अच्छा होगा, फिर मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और मुझे अपने गुरु के ग्रह पर जाकर अपना शेष जीवन बिताने का मौका मिलेगा, जहां मैं अपने गुरु की समाधि की सेवा करूंगा जब तक कि मेरी अमर आत्मा की अग्नि बुझ न जाए। दुर्भाग्यवश इस छोटे से जीव की ताकत को देखते हुए मुझे हराने के लिए उसे शायद 1000 साल और साधना करनी पड़ेगी, और हमारे पास इतना समय नहीं है। अपनी ही भुजा को काट लेने के बाद भी इस रासायनिक प्राणी की शक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। वांग हाओ उनके पीछे पीछे चल रहा था और करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़े, वह उस जादुई प्राणी को पकड़ नहीं सकता था। हताशा में वांग हाओ ने बंजर भूमि के बुजुर्ग को बुलाया। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हारे पास इस रासायनिक प्राणी को बांधने का कोई तरीका है? कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। आदेश मिलते ही बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत मुट्ठी भर पेड़ के बीज जमीन पर बिखेर दिए। इस निर्जन वातावरण के प्रभाव में वृक्षों की ये प्रजातियां तेजी से अंकुरित हुईं और जड़ पकड़ लीं, और पलक झपकते ही विशाल वृक्षों और लताओं में विकसित हो गईं। उस विशाल वृक्ष की जड़ें तेजी से जमीन में फैल गईं, और पल भर में ही जड़ों का एक घना जाल दसियों हजार मील के दायरे में जमीन को ढक लिया। उसी समय विशालकाय लताएं भी पीछे नहीं रहीं और पलक झपकते ही वे विशाल लताओं में तब्दील हो गईं, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों लाखों किलोमीटर लंबी थी। ये लताएं, मोटी और विशालकाय अजगरों की तरह, सभी उस रासायनिक प्राणी की ओर झपट पड़ीं। जड़ों के जाल की मदद से लताएं सीधे उन पोषक तत्वों को अवशोषित और साझा कर सकती थीं जिनकी उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यकता थी, और तेजी से हजारों किलोमीटर के दायरे में उस रासायनिक जीव को घेर लिया। 40 सांसों से भी कम समय में इन विशाल लताओं ने उस रासायनिक प्राणी के 1 किलोमीटर के दायरे में फैले क्षेत्र को एक अभेद्य वनस्पति पिंजरे में बदल दिया था। हालांकि वह जादुई प्राणी अविचलित रहा। उसने अपनी 5 भुजाओं को लहराया और सुनहरी ऊर्जा के विस्फोट छोड़े, जिससे आसपास की शाखाएं और लताएं पल भर में अनगिनत टूटे हुए टुकड़ों और लकड़ी के बुरादे में तब्दील हो गईं। ये सुनहरी ऊर्जाएं अविश्वसनीय रूप से तीव्र थीं, जो अंतरिक्ष को भी 2 भागों में काटने में सक्षम थीं। ये वृक्ष आत्मा के बीज और लता आत्माएं इस सुनहरी ऊर्जा की काटने की शक्ति के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हुईं। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने मुट्ठी भर बीज और जमीन पर बिखेर दिए। इन बीजों के तेजी से अंकुरित होने के बाद वे सभी खून जैसे लाल कौंटों में बदल गए, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1 मीटर से अधिक और लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर थी। वे जमीन और मिट्टी पर लुढ़कते और फैलते रहे, मानो विशालकाय अजगर धरती में सुरंग खोद रहे हों। इसका गहरा काला बाहरी भाग, साथ ही दिव्य हथियारों की तरह नुकीले कांटे, अंधेरे में एक भयानक और खौफनाक आभा बिखेरते हैं। ये कांटेदार लताएं, भयंकर विशालकाय सांपों की तरह, सुनहरे बंदर के पास पहुंचने से पहले ही सुनहरी ऊर्जा द्वारा अनगिनत टुकड़ों में विलीन हो गईं। हालांकि इन कांटेदार लताओं को काट देने मात्र से इसका भयंकर हमला नहीं रुकेगा। हालांकि इन कांटेदार लताओं को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया था, लेकिन अचानक ही इनके काले कांटों से काली बारिश की बूंदों की बौछार फूट पड़ी। ये काली बारिश की बूंदें इन कांटों के नुकीले कांटों की तरह हैं। घनी तरह से लगे हुए नुकीले कांटे बेहद तीखे थे और उनसे बचाव करना नामुमकिन था। यहाँ तक कि अगर सुनहरे बंदर के 5 हाथ भी होते तो भी कुछ समय के लिए उनसे बचाव करना असंभव होता। बस ठीक नाजुक क्षण में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र फिर से सक्रिय हो गया, जिससे सुनहरे बंदर के सामने एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बन गया।
घनी काली बारिश की बूंदें इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गईं, लेकिन भयानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने उन्हें रोक दिया। एक भी काली कील उस रासायनिक प्राणी को भेदने में कामयाब नहीं हुई। कितना ज्यादा परेशान करने वाला है। इस नन्हे इंसान के पास तो वाकई बहुत सारे हथकंडे हैं। पौधों से बनी ये जानलेवा संरचनाएं मेरे खिलाफ बेकार हैं, चाहे कितनी भी हों, सब व्यर्थ है। उस जादुई जीव ने अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को 1 किलोमीटर व्यास तक फैला दिया। फिर उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण अचानक बेतहाशा बढ़ गया। अनगिनत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक दूसरे को काट रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र पल भर में गुरुत्वाकर्षण की अराजकता में डूब गया। गुरुत्वाकर्षण की अराजकता के क्षेत्र में सभी शाखाएं, लताएं और कांटे अनगिनत भयानक बलों द्वारा हजारों दिशाओं में फटते हुए प्रतीत हुए, जिससे पूरे पौधे के पिंजरे में मौजूद सभी पौधे पल भर में टूटी हुई लकड़ी के टुकड़ों के ढेर में बदल गए। गुरुत्वाकर्षण के कारण मची अफरा-तफरी के पूरे क्षेत्र में एक भी पौधे की जड़ जीवित नहीं बची, वे सभी टुकड़ों और लकड़ी के बुरादे के ढेर में तब्दील हो गईं। ये देखकर हुआंग लाओ निराश नहीं हुए, बल्कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना और भी प्रबल हो गई। गुरुजी, ये रासायनिक प्राणी अत्यंत शक्तिशाली है। साधारण राक्षसी पौधे इसे न तो फंसा सकते हैं और न ही मार सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास पौधों की सेना को तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वांग हाओ बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति के सुझाव पर हिचकिचाया। उस जादुई जीव की शक्ति अथाह है। यदि पौधों की सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाई तो संभव है कि हमारे प्रयास और संसाधन दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। न केवल हम उस जादुई जीव को वश में करने में असफल होंगे, बल्कि हमारी पूरी पौधों की सेना भी व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगी। जैसे ही वांग हाओ हिचकिचा रहा था, एल्डवो के शब्दों ने उसे याद दिला दिया। अरे मूर्ख शिष्य, ये रासायनिक प्राणी एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन अवशेष मात्र है। तुम धीरे धीरे इसे कमजोर कर सकते हो और अंततः जीत सकते हो। घबराओ क्यों? वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, ये रासायनिक प्राणी असाधारण रूप से लंबे समय से अस्तित्व में है। हर चीज का एक जीवन काल होता है, यहाँ तक कि उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी। ब्रह्मांड भी क्षय होता है, तो इन रासायनिक सामग्रियों की तो बात ही क्या। मैं धीरे धीरे इसे कमजोर कर सकता हूं जब तक कि इसकी ऊर्जा खत्म न हो जाए या ये पहले की तरह खराब न हो जाए। फिर मुझे इस पर हमला करने और इसे हराने का मौका मिल जाएगा। इस रासायनिक प्राणी को हराना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। वांग हाओ ने मन बना लिया, इसलिए उसने तुरंत स्वर्गीय विनाश के बूढ़े व्यक्ति से दानव वृक्ष, दानवलता और कांटेदार दानवलता को उत्तेजित करना जारी रखने के लिए कहा। ये बीज स्वर्गीय बंजर भूमि के वृद्ध व्यक्ति के लिए अक्षय हैं और इन्हें सक्रिय करने में स्वर्गीय बंजर भूमि की बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा वांग हाओ ने पौधे के पिंजरे का फायदा उठाने का हर अवसर लपक लिया और लगातार चाकू फेंककर उस रासायनिक प्राणी को परेशान करता रहा। वांग हाओ अब आसानी से 15,000 फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वह उनमें से केवल 12,000 को ही नियंत्रित करता है। ये फेंकने वाले चाकू शांत और चुपके से चलते थे और उजाड़ युग के बूढ़े व्यक्ति द्वारा नियंत्रित विभिन्न पौधों द्वारा और भी अधिक छिपे और समन्वित थे, जिससे उनकी गति असाधारण रूप से अप्रत्याशित और पकड़ से बाहर हो जाती थी। F23 स्टॉप अध्याय 8435000 गुना गुरुत्वाकर्षण। मनुष्य, अब रुक जाओ। आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे हरा नहीं सकते। उस रासायनिक प्राणी ने अपने अराजक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को एक बार फिर सक्रिय कर दिया, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी पौधे नष्ट हो गए। इस समय वांग हाओ के फेंके गए चाकू गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह प्रभावित थे। उड़ते हुए मलबे की बारिश के पीछे से निकलते हुए उन्होंने आश्चर्यजनक गति प्राप्त की और चारों दिशाओं से उस रासायनिक प्राणी पर हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग, धातु की खड़खड़ाहट की बौछार के बाद उस रासायनिक प्राणी पर सोने के फेंकने वाले चाकुओं की बौछार कर दी गई। कोई फायदा नहीं, लोहे के ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें वापस ले जाओ। उस जादुई जीव ने दहाड़ मारी और उसके शरीर पर चिपके हुए फेंकने वाले चाकू पीछे की ओर उड़ गए, फिर हवा में ही एक होकर बिजली की तरह वांग हाओ की ओर बढ़े। इसकी गति वांग हाओ के चाकू फेंकने की क्षमता से दर्जनों गुना अधिक है। वांग हाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये फेंकने वाले चाकू पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और इन पर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। धिक्कार है, इतने सारे चाकू मेरे शरीर में घुस रहे हैं। अगर मैं बच भी गया तो गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। वांग हाओ बेहद चिंतित था। इस समय उसके पास हुन्युवान शक्ति की ढाल बनाने और एल्डर हुआंग से अपनी रक्षा करने में मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुआंगता ने हाथ के इशारे से वांग हाओ के सामने एक अभेद्य हरी दीवार खड़ी कर दी। जब वे उड़ते हुए चाकू वांग हाओ की ओर बढ़े तो वे सभी इस हरे अवरोध से रुक गए और उन्होंने वांग हाओ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये देखकर वांग हाओ को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। तुम्हारा वृक्ष दानव पालतू तो काफी शक्तिशाली है, लेकिन केवल बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना अंततः एक शॉर्टकट है। यदि तुम मार्शल आर्ट साधना की सीमाओं को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा अपने मूल उद्देश्य पर अडिग रहना होगा।
बाहरी चीजों पर निर्भर रहकर तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। उस रासायनिक प्राणी ने वास्तव में वांग हाओ को एक शिक्षक के लहजे में उपदेश दिया, लेकिन उपदेशात्मक लहजे के बावजूद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह उस पर कठोर है। इसके बजाय उनका लहजा ठंडा और लगभग उपहासपूर्ण था। इस अवसर को देखते हुए वांग हाओ ने एक बार फिर बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति को बीजों को सक्रिय करने और हमला शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद वांग हाओ ने मौका पाकर सभी फेंकने वाले चाकुओं को एजियो ड्रैगन स्पेस में वापस ले लिया। इस पूरे चक्कर के बाद ये फेंकने वाले चाकू पूरी तरह से खराब हो गए हैं और इन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे उस रासायनिक प्राणी को वांग हाओ का इरादा समझ में आ गया और फिर वह जोर से हंसने लगा। तुम इंसान बड़े चालाक हो, मेरे खिलाफ धीरे धीरे युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारी योजना बहुत कारगर साबित हुई। बस अफसोस की बात है कि मैं इसे समझ गया। वह रासायनिक प्राणी सतर्क हो गया और उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी की एक परत दिखाई देने लगी। जल्द ही इस सुनहरे बंदर के केंद्र से 10,000 मीटर के दायरे में गुरुत्वाकर्षण अराजक हो गया और इस क्षेत्र में लगातार शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तूफान उत्पन्न होने लगे। वांग हाओ सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था और उसका शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी पहाड़ ने दबा रखा हो, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। पल भर में वांग हाओ के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बढ़कर भयावह रूप से 5,000 गुना हो गया। इतने जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वांग हाओ जमीन पर दब गया और उंगली उठाने की क्षमता भी खो बैठा। पूरे शरीर में खून पूरी तरह से जम गया है और यहाँ तक कि इस बात का भी खतरा है कि यह शरीर से बाहर निकल जाएगा। उस नाजुक क्षण में बूढ़े व्यक्ति के क्लोन ने वांग हाओ पर बारिश का जादू कर दिया और आसपास के पौधों की टूटी हुई जड़ों से बड़ी मात्रा में चमकीला गहरा हरा रस बह निकला, जिससे वांग हाओ हरे रस के एक कुंड में डूब गया। इन हरे रसों में जीवन का संचार हो रहा था और वांग हाओ उनमें डूबा हुआ था, जिससे उसे महसूस हो रहा था कि उसकी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं तेजी से ठीक हो रही हैं और अतिगुरुत्वाकर्षण के दबाव से होने वाला दर्द कम होने लगा था। वांग हाओ के शरीर पर मौजूद राक्षसी लताएं हरे रस को सोख लेती हैं और बेतहाशा छटपटाने लगती हैं, जिससे वांग हाओ के पूरे शरीर पर लताओं का कवच लगातार मोटा होता जाता है ताकि उस पर पड़ने वाले अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के दबाव का प्रतिरोध किया जा सके। जादुई कवच लता के बल क्षयकारी प्रभाव के कारण वांग हाओ पर सीधे कार्य करने वाला अतिगुरुत्वाकर्षण काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन इससे वांग हाओ को थोड़ी राहत मिली। उसका शरीर मानो किसी विशाल पर्वत के नीचे दबा हुआ था और वह हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। गुरुत्वाकर्षण का नियम वास्तव में ब्रह्मांड के 3000 शीर्ष नियमों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जब इसे उच्च स्तर तक विकसित किया जाता है तो ये बिना कोई निशान छोड़े जान ले सकता है। इस समय स्वर्गीय उजाड़ का बूढ़ा व्यक्ति असहाय होकर वांग हाओ को पीड़ा सहते हुए देख रहा था और वांग हाओ पर दबाव कम करने के प्रयास में केवल रासायनिक प्राणी पर हमला करता रहा। एल्डर त्यानहुआंग ने अपनी साधना को सील किए जाने के बाद जो ताकत दिखाई है, उसे देखते हुए वह साधारण अमर स्तर के जानवरों से आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन जब उनका सामना शीर्ष स्तर के अमर प्राणियों से होता है तो वह असहाय हो जाते हैं। इस रासायनिक प्राणी के साधना स्तर को वर्तमान मानकों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इसकी प्रदर्शित शक्ति सामान्य चरम अमर प्राणियों की क्षमता से कहीं अधिक है। वांग हाओ की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बाद उस रासायनिक प्राणी ने अपना ध्यान स्वर्गीय विनाश के बूढ़े व्यक्ति की ओर मोड़ दिया। बंजर भूमि का बूढ़ा व्यक्ति पूरे समय वांग हाओ के बगल में अपने क्लोन रूप में प्रकट रहा। उसने अपनी जीवन शक्ति का जरा सा भी अंश प्रकट नहीं किया। ऐसे मायावी पिंड पर प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे नन्हे वृक्ष के देवता, मेरे सामने, राजा के सामने घुटने क्यों नहीं टेक देते? उस जादुई प्राणी ने बूढ़े आदमी की ओर हाथ हिलाया और एक सुनहरी रोशनी तुरंत उसके क्लोन में समाहित हो गई। तभी अचानक बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति के मन में एक बहुत पुरानी याद ताज़ा हो गई। वह स्मृति ब्रह्मांडीय इतिहास के पन्नों में बहुत पहले खो गई थी, एक प्राचीन स्मृति जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है। उस असीम विशाल ग्रह पर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ जातियां एक साथ रहती थीं। उस वीरान दुनिया का बूढ़ा आदमी अचानक कांप उठा। उसे इस जादुई जीव की उत्पत्ति के बारे में एक अकथनीय भय महसूस हुआ। अपनी हाल ही में प्राप्त यादों से बूढ़े त्यानहुआंग ने अपने पूर्वजों की वंश परंपरा की महिमा के बारे में भी जान लिया। उस लंबे समय से खोए हुए रहस्यमय ग्रह पर स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष कभी विभिन्न अलौकिक स्थानों को खोलने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करता था और विभिन्न ब्रह्मांडीय तलों को जोड़ने का एकमात्र मार्ग था। इस वीरान मीनार का स्वामी कभी उस रहस्यमय ग्रह का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। उसकी इच्छाशक्ति असंख्य ब्रह्मांडीय स्तरों से होकर किसी भी ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में प्रेषित हो सकती थी और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी दिव्य शक्ति के प्रभुत्व में था। इस धुंधली सी याद ने ही उस बूढ़े व्यक्ति के मन में असीम भय उत्पन्न कर दिया था। आप www.chaosun.co आखिर आप कौन हैं? आपको मेरे पूर्वजों की यादें कैसे प्राप्त हुईं? और मुझे ये यादें देने का आपका उद्देश्य क्या है?
उस जादुई प्राणी ने जोर से हंसते हुए कहा, छोटे वृक्ष आत्मा, मैं तुम्हारी आत्मा के अनुबंध को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी, अपने मानव स्वामी को अपने हाथों से मार डालो। उजाड़ मीनार के नियमों के कारण मैं परीक्षा के लिए आने वाले मनुष्यों को सीधे नहीं मार सकता, लेकिन तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। यदि तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं न केवल तुम्हारी आत्मा के अनुबंध को तोड़ सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के वंशानुक्रम चिन्ह को तुम्हारी आत्मा में अंकित भी कर सकता हूँ। इस तरह तुम निरंतर विकसित हो सकते हो और अनंत काल तक प्रजनन करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हो। उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा में बेचैनी थी। अनुबंध के दायरे के कारण यदि उसके मन में वांग हाओ के विरुद्ध विद्रोह का जरा सा भी भाव आता तो उसकी आत्मा को अनंत दिव्य अग्नि की पीड़ा सहनी पड़ती। हालांकि इस समय बूढ़े त्यानहुआंग के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं दिख रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा, जमीन पर दर्द से कराहते हुए पड़े वांग हाओ पर एक नज़र डाली और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रजनन करने की क्षमता वास्तव में मेरे लिए सबसे आकर्षक स्थिति है। दुर्भाग्यवश मैं इतनी उदार शर्तों से सहमत नहीं हो सकता। F23 स्टॉप। अध्याय 844। दानव की आंख खुलती है। ओह नन्हे वृक्ष के प्रेत, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? यदि तुम सचमुच मेरी दया को ठुकरा देते हो तो यद्यपि मैं तुम्हारे स्वामी को सीधे मार नहीं सकता, मैं निश्चित रूप से उसे हर प्रकार की यातना दे सकता हूँ। इसके अलावा तुम्हें नष्ट करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नॉवेल नेटवर्क पर प्रकाशित हुई थी, जो बेहद उपयोगकर्ता अनुकूल है। इसमें अध्यायों का संपूर्ण संग्रह उपलब्ध है, जिससे आपको त्रुटिरहित और व्यवस्थित पठन अनुभव प्राप्त होता है। बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति ने मानव भाग्य को भांप लिया था और वह विचलित रहते हुए अपने मूल इरादों पर दृढ़ता से अडिग रहा। गुरुजी, अगर आप चाहें तो मुझे मार डालिए। मैं त्यानहुआंग जीवन से चिपके रहने वाला नहीं हूँ। चूंकि मैंने स्वेच्छा से अपने गुरु का अनुयायी बनना स्वीकार किया है, इसलिए मैं अंत तक उनका साथ दूंगा। मैं बहुत लंबे समय तक जी चुका हूँ और इससे पहले का सारा समय व्यर्थ लगता था। केवल अपने गुरु के साथ रहकर ही मुझे जीवन का अर्थ समझ आता है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार डालिए। त्यानहुआंग जानता था कि इस रासायनिक प्राणी का साधना स्तर संभवतः अमर स्तर पर सील किया गया था और इसकी मूल शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक होनी चाहिए, इसलिए जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। और ये शब्द सचमुच बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति के दिल से निकले थे। गुरुजी, मुझे खेद है, त्यानहुआंग अब आपकी सहायता नहीं कर सकता। बूढ़े त्यानहुआंग ने वांग हाओ पर अंतिम नजर डाली। उनका उम्रदराज चेहरा पुराने पेड़ की छाल की तरह झुर्रियों से ढका हुआ था और उदासी और गम से भरा हुआ था। तभी वांग हाओ ने पाया कि यद्यपि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था, उसकी मानसिक शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अचानक उसकी बाईं हथेली गर्म हो गई और उसकी हथेली में समाहित नीली ज्वाला के मूल तत्व से सुनहरी लाल लौ की एक हल्की सी लपट निकली। वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में ज्वाला की हल्की सी लौ तुरंत एक अग्नि तीर में परिवर्तित हो गई और रासायनिक प्राणी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो तारों का पीछा करते हुए चांद को पकड़ लिया हो। उस जादुई प्राणी ने तुरंत ही लाल सुनहरे रंग की लौ की हल्की सी झलक को महसूस किया और फिर शून्य की ओर इशारा किया और उसके ठीक 10 फीट आगे एक ठोस मिट्टी की दीवार प्रकट हो गई। तुम में गजब का दृढ़ संकल्प है। तुम्हारी शारीरिक शक्ति भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारा अटूट संकल्प वाकई सराहनीय है। हालांकि नियम तो नियम होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे गुरु की विरासत को आगे बढ़ा पाओगे, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। लाल सुनहरे रंग की लौ की वह हल्की सी लकीर अंततः मिट्टी की दीवार को भेदने में विफल रही, लेकिन उसने उसमें एक बड़ा छेद जरूर कर दिया। उसी क्षण वांग हाओ द्वारा हमला किए जाने के दौरान रासायनिक प्राणी की रक्षा में मौजूद कमी का फायदा उठाते हुए स्वर्गीय विनाश के बूढ़े व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अचानक उस जादुई जीव के पैरों के नीचे से एक अविश्वसनीय रूप से मोटी विशाल जड़ निकली और पलक झपकते ही मिट्टी को चीरती हुई बाहर आ गई। ट्रेन के डिब्बे के व्यास जितनी बड़ी वह विशाल जड़ एक फुर्तीले अजगर की तरह घूमती हुई उस जादुई जीव के बाएं पैर के चारों ओर लिपट गई और फिर पैर पर चढ़कर उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। ये जड़ मुख्य जड़ तंत्र का वह भाग है जिसे त्यानहुआंग ने सीधे त्यानहुआंग दिव्य वृक्ष से काटा था। यह अत्यंत कठोर है और इसमें त्यानहुआंग की दिव्य शक्ति का अपार भंडार है। एक बार मुख्य जड़ तंत्र में उलझ जाने पर अमरता से परे प्राणियों के लिए भी कुछ समय के लिए इससे मुक्त होना कठिन हो जाता है। स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की यह मुख्य जड़ अमरता से परे एक अस्तित्व है। यह मत सोचो कि अमरता से परे साधना करने वाले तुम अकेले हो। मैं स्वर्गीय निर्जन भी कभी अमरता से परे एक अस्तित्व था। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले मेरी मुख्य जड़ काट डालो। क्लिक टिल्ड। यह मुख्य जड़ तंत्र एक विशाल अजगर जैसा दिखता था, जो लगातार सिकुड़ता और मरोड़ता हुआ उस रासायनिक जीव के शरीर को और भी कसता जा रहा था। इस मुख्य जड़ तंत्र के भयानक मरोड़ बल के कारण सुनहरे धातु के शरीर में थोड़ा सा विरूपण होने लगा। वीरान बंजर भूमि का बूढ़ा व्यक्ति, मानो उसका जीवन दांव पर लगा हो,
उसने बेतहाशा वीरान बंजर भूमि की शक्ति को इकट्ठा किया और उसे मुख्य जड़ के इस हिस्से में डाल दिया, जिससे और भी अधिक भयानक घुमावदार शक्ति उत्पन्न हुई। हम नन्हे वृक्ष के देवता, क्या तुम मृत्यु को दावत दे रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे पहले निपटूंगा। जादुई जीव सुनहरी रोशनी के साथ प्रकट हुआ और उसकी पांचों भुजाएं एक साथ खींच गईं, मानो पेड़ की जड़ों के जाल से मुक्त होने की कोशिश कर रही हों। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि पेड़ की जड़ उसकी कल्पना से कहीं अधिक लचीली थी। ये दिव्य वृक्ष वास्तव में अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना लचीला है। यदि मेरी साधना का स्तर निर्जन मीनार द्वारा सीमित न होता तो इस दिव्य वृक्ष की जड़ों से निपटना बहुत आसान होता, लेकिन मेरी साधना का स्तर अभी चौथे स्तर तक ही सीमित है और इससे मुक्त होने के लिए मुझे काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। ऊर्जा बचाने के लिए उस रासायनिक प्राणी ने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को लगातार सिकुड़ना शुरू कर दिया और स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की जड़ों के बंधन से मुक्त होने के प्रयास में अपने शरीर में अधिक ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। इस प्रकार स्वर्गीय बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति ने झाओ से वेई पर हमला करके वान घाओ की विकट परिस्थिति को हल कर दिया है। आसपास के स्थानिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कमजोर होने से वान घाओ को तुरंत राहत का एहसास हुआ। वान घाओ ने एक बार फिर से एज और फ्लेम ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। एक लाल सुनहरे रंग का जलता हुआ तीर सीधे सुनहरे बंदर के चेहरे की ओर बढ़ा। उसी समय वान घाओ ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और उसके दोनों क्लोन ने एक साथ उस रासायनिक प्राणी सुनहरे बंदर पर हमला कर दिया। थोड़े समय के आराम का फायदा उठाते हुए वान घाओ ने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण शुरू किया। एक व्यक्ति और उसके दो क्लोन ने मिलकर सुनहरे बंदर पर हमला किया। इसी बीच स्वर्गीय उजाड़ का बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग करते हुए स्वर्गीय उजाड़ के दिव्य वृक्ष की जड़ों को लगातार कस रहा था और यहाँ तक कि जड़ों को नई जड़ें विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये जड़ें अविश्वसनीय रूप से तेज हैं, मानो कोई स्केलपेल सुनहरे बंदर के शरीर को तेजी से काट रहा हो। वे कटे हुए हाथों के बीच के अंतरालों के माध्यम से रासायनिक जीवों के शरीरों में भी घुसने में कामयाब रहे। दोनों क्लोन भी उस टीम में शामिल हो गए जिसने उस रासायनिक प्राणी को घेर रखा था और स्वर्गीय विनाश के बूढ़े व्यक्ति के साथ मिलकर उन्होंने उस रासायनिक प्राणी को कसकर बांध दिया। इस समय सुनहरे बंदर के शरीर से लगातार सुनहरी बिजली के झटके निकल रहे थे। ये विनाशकारी सुनहरी बिजली के झटके बेहद अराजक थे। जैसे ही ये दोनों क्लोनों पर गिरे, उन्हें घावों से भर दिया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की सतह विनाशकारी सुनहरी बिजली से झुलस गई थी और अस्थायी रूप से अप्रभावित रही, लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं टिक सकी। स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की जड़ का ये भाग स्वर्गीय निर्जन गुरु के मन से जुड़ा हुआ था। विनाशकारी स्वर्णिम बिजली से झुलसने की प्रक्रिया के दौरान उनके मन के बीच इस जुड़ाव से उत्पन्न पीड़ा को स्वर्गीय निर्जन गुरु ने भी गहराई से महसूस किया। स्वर्गीय निर्जन एल्डर के अवतार के मुख के कोने से खून की एक पतली धार बह निकली, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उसकी आत्मा को विनाशकारी स्वर्णिम बिजली से चोट पहुंची थी। सुनहरी बिजली की शक्ति को देखते ही वान घाओ ने एक साहसिक निर्णय लिया। वान घाओ ने 3-3 कदम बढ़ाते हुए पलक झपकते ही सुनहरे बंदर को घेरने के लिए पर्याप्त करीब पहुंच गया। फिर उसने अपने हाथ फैलाकर दोनों विशाल क्लोनों पर रख दिए। पल भर में वान घाओ एक बल्ब की तरह चमक उठा। उसके दो क्लोनों से निकलने वाली सुनहरी बिजली से जगमगा उठा। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत से ढक गया। उफ, इतनी तेज बिजली, ये तो बहुत बुरा हुआ। वान घाओ के चेहरे का भाव तुरंत पूरी तरह बदल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके दो क्लोन के सुनहरी बिजली की शक्ति के संपर्क में आने के बावजूद उससे उत्पन्न बल इतना भयानक होगा। वान घाओ को ऐसा लग रहा था मानो वह पतन के कगार पर है और वह जिस बिजली की शक्ति का अनुभव कर रहा था वह पहले अनुभव की गई शक्ति से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थी। ये भयावह विनाशकारी सुनहरी बिजली वान घाओ की सहन करने की क्षमता से बिल्कुल परे थी। जैसे ही वान घाओ का शरीर ढहने की कगार पर था, अचानक उसकी बाहों के बीच एक दरार दिखाई दी और उस दरार से खून तेजी से बहने लगा, जिससे वान घाओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। इसके तुरंत बाद वान घाओ की बाहों के बीच की दरार अचानक खुल गई और एक खून जैसे लाल रंग की सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। वान घाओ से निकलने वाली सुनहरी बिजली जैसी शक्ति बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और पलक झपकते ही ऊर्ध्वाधर पुतली में समा गई। F23 स्टॉप। अध्याय 845 संयम। मोबाइल रीडिंग। वान घाओ की सारी सुनहरी बिजली की शक्ति उसकी बाहों के बीच स्थित सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतली की ओर उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही उस सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतली के भीतर एक सुनहरा बिजली का भंवर बन गया, जिसने उसके शरीर से प्रवाहित हो रही सभी अराजक सुनहरी बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लिया। एक पल में वान घाओ को लगा कि वह पतन के कगार पर है, लेकिन फिर अचानक उसने दानव आंख से अतुलनीय रूप से उमड़ती ऊर्जा को फूटते हुए महसूस किया और वह ऊर्जा तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। उमड़ती हुई ऊर्जा एक तूफान की तरह थी, जबकि वान घाओ का शरीर तूफान में फंसी एक छोटी नाव की तरह था जो किसी भी क्षण पलट सकती थी।
अचानक वांग हाओ को महसूस हुआ कि उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र है। पल भर में यह उसकी त्वचा को चीरता हुआ निकल गया और उसकी हड्डियां चटकने लगीं, मानो वांग हाओ ने गुरुत्वाकर्षण खो दिया हो और हवा में तैरने लगा हो। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी धाराएं बहने लगीं और वह एक अतिशयोक्तिपूर्ण चाप में पीछे की ओर झुक गया। उसके हाथ और सिर बेजान से लटके हुए थे, उसकी पीठ पुल की तरह झुकी हुई थी, उसके हाथ और पैर लगभग समानांतर थे और उसका पूरा शरीर खुले घावों से ढका हुआ था जिनसे लगातार चमकीला लाल खून बह रहा था। सुनहरी बिजली के साथ मिश्रित रक्त की धुंध के गुबार घूमते और बहते हुए वांग हाओ के काले बालों को पल भर में सुनहरी चमक दे गए, जिससे वह ऐसा दिखने लगा मानो वह सुनहरे बालों वाले आदमी में बदल गया हो। इसी बीच राक्षसी आंख लगातार छटपटाती रही और अपने चारों ओर की विनाशकारी सुनहरी बिजली को उन्मादपूर्वक अपने शरीर में खींचती रही। ये पूरी प्रक्रिया बेहद कम समय में, 5 सांसों से भी कम समय में घटित हुई। रासायनिक प्राणी के शरीर से निकली विनाशकारी बिजली वेल द्वारा पानी उगलने की तरह भारी मात्रा में विनाशकारी बिजली उगलने लगी। हालांकि इन विनाशकारी बिजली का उन 2 क्लोनों और स्वर्गीय उजाड़ दिव्य वृक्ष की जड़ों पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वांग हाओ की भौहों के बीच स्थित राक्षसी आंख ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। यहाँ तक कि उस राक्षसी आंख ने रासायनिक प्राणी पर सुनहरी रोशनी की किरण भी डाली। ये विनाशकारी सुनहरी बिजली की किरणें एक बाढ़ के द्वार के खुलने की तरह राक्षसी आंख में बेतहाशा उमड़ पड़ीं। सुनहरे बंदर को और भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि प्रकाश की इस किरण के संपर्क में आने के बाद उसके शरीर के भीतर मौजूद विनाशकारी सुनहरी बिजली पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और बेकाबू होकर बाहर निकलने लगी। धिक्कार है, ये सब क्या हो रहा है? इस नन्हे इंसान के पास दानव की आंख कैसे आ गई? धिक्कार है, हालांकि इस दानव की आंख का वंशानुक्रम निम्न है, फिर भी ये मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल सही है। सुनहरे बंदर ने अपने शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली विनाशकारी सुनहरी बिजली के प्रवाह को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ऊर्जा आपूर्ति चैनल को काट देने के बाद भी विनाशकारी सुनहरी बिजली उसके शरीर से लगातार निकलती रहती है। इन विनाशकारी सुनहरी बिजली की चमक का निकलना इस रासायनिक प्राणी के शरीर से ऊर्जा की भारी हानि का भी संकेत देता है। रुको, अभी रोक दो। सुनहरा बंदर भयभीत था। अनियंत्रित रूप से उसके शरीर से सुनहरी बिजली निकली, जिससे उसकी संचित ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग होने लगा। यदि उसने समय रहते अपनी ऊर्जा की भरपाई नहीं की तो ऊर्जा का भंडार समाप्त होने के बाद वह गतिहीन, ठंडी और कठोर धातु की मूर्तियों के ढेर में परिवर्तित हो सकता था। लेकिन यह उन्माद अभी खत्म नहीं हुआ। ये देखकर बूढ़े त्यानहुआंग की आंखों में भी खुशी झलक रही थी। वाह वाह वाह, गुरुजी सचमुच रहस्यमय और अप्रत्याशित हैं, यहाँ तक कि इस रासायनिक प्राणी को भी वश में कर लिया। लगता है त्यानहुआंग, मेरा दृढ़ संकल्प व्यर्थ नहीं गया। ऐसे गुरु के साथ ब्रह्मांड की खोज करना भविष्य निश्चित रूप से और भी रोमांचक होगा। बूढ़ा त्यानहुआंग उत्साहित था और वांग हाओ का अनुसरण करने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। वांग हाओ का पूरा दिमाग मानो फट गया, उसकी सारी मस्तिष्क कोशिकाएं असामान्य रूप से सक्रिय हो गईं और राक्षसी आंख में मौजूद अनगिनत ऊर्जा तंतु लगातार फैलते रहे जो उसके दिमाग के सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहे थे। अंततः वह राक्षसी आंख सचमुच वांग हाओ के मस्तिष्क से जुड़ गई और उसके साथ एक हो गई। एक जोरदार धमाके के साथ ऐसा लगा मानो वांग हाओ के पूरे दिमाग में बिजली का झटका लगा हो और उसके दिमाग में एक धुंधली पीली सुनहरी दुनिया प्रकट हो गई। ये बिल्कुल नया नजरिया था। वांग हाओ का मस्तिष्क जब इस राक्षसी आंख से सफलतापूर्वक जुड़ गया तभी उसने इसके माध्यम से दुनिया को देखा। वांग हाओ के मन में जो धुंधली दुनिया उभरी वह वही दुनिया थी जिसे उसने इस जादुई आंख के माध्यम से देखा था। इसके अलावा वांग हाओ ने जल्द ही यह पता लगा लिया कि वह अपनी सामान्य आंखों से देखी जाने वाली दुनिया और इस जादुई आंख से देखी जाने वाली दुनिया के बीच आसानी से अदला बदली कर सकता है। इस जादुई आंख से देखी जाने वाली दुनिया में दृष्टि बहुत ही विचित्र हो जाती है और सभी वस्तुओं के रंग एकरंगी हो जाते हैं। वांग हाओ अपनी आंखों से अधिकतम केवल 100 मील की दूरी तक ही देख सकता था और इस शैतानी आंख की दृष्टि आसानी से दसियों हजार मील के क्षेत्र को कवर कर लेती थी। इसके अलावा इस जादुई दृष्टि के अवलोकन में कोई भी वस्तु अवरुद्ध नहीं होती। जब तक वांग हाओ के मन में कोई विचार होता है, किसी भी वस्तु की सतह और आंतरिक भाग अविभेदनीय हो जाते हैं और बिना किसी बाधा के वांग हाओ के सामने प्रकट होते हैं। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि वांग हाओ की राक्षसी आंख वास्तव में सभी प्रकार की ऊर्जा को देख सकती है और यहाँ तक कि कुछ सरल ब्रह्मांडीय नियमों को भी क्रियाशील रूप से देख सकती है। वांग हाओ की साधना के सीमित स्तर के कारण वह इन ब्रह्मांडीय नियमों के संचालन का केवल सतही भाग ही देख पा रहा था। यदि वह आगे देखना चाहता तो वांग हाओ की राक्षसी आंख में तीव्र दर्द होने लगता और उससे खून के आंसू बहने लगते। कोई और विकल्प न होने के कारण वांग हाओ को ब्रह्मांड के इन नियमों का पालन करना बंद करना पड़ा और इसके बजाय अपनी राक्षसी दृष्टि को उस रासायनिक प्राणी की ओर मोड़ना पड़ा। इस समय वांग हाओ के नियंत्रण में दानव आंख अभी भी उसके शरीर के भीतर विनाशकारी स्वर्णिम बिजली को तेजी से निगल रही थी।
दानव नेत्र के अवलोकन के तहत वांग हाओ इस रासायनिक प्राणी के अंदर की सूक्ष्म संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये ध्यान देने योग्य है कि इस रासायनिक प्राणी की सतह को ढकने वाला रासायनिक पदार्थ सामान्य दृष्टि को अवरुद्ध कर सकता है, और यहाँ तक कि वांग हाओ की पशु दृष्टि भी इसके पार नहीं देख सकती है। हालांकि ये राक्षसी आंख बिना किसी रुकावट के कीमियाई प्राणी के शरीर के अंदर की संरचना को देख सकती है, और यहाँ तक कि ऊर्जा सर्किट, ऊर्जा रूपांतरण मार्ग और विभिन्न ऊर्जा रनिक संरचनाओं को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वांग हाओ की आंखों के सामने इस रासायनिक प्राणी का सारा रहस्य उजागर हो गया और कोई भी बात छिपी नहीं रही। इस रासायनिक प्राणी की कमजोरी इसके नाजुक ऊर्जा आपूर्ति सर्किट में निहित है। हालांकि बाहरी रासायनिक पदार्थ की असाधारण कठोरता के कारण सर्वोच्च अमर स्तर के विशेषज्ञ भी इसे भेदने में असमर्थ हैं, इसलिए वे असहाय हैं। यदि इस बाहरी कवच को हटा दिया जाए तो ये रासायनिक प्राणी कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं है। वांग हाओ के पास इनखौट के पूर्व स्वामी और कुशल कारीगर मोदी की यादें थीं और कठपुतली कला में उनका कौशल असाधारण था। इसलिए वांग हाओ की दृष्टि में इस रासायनिक प्राणी के भीतर की रासायनिक संरचना साधारण कठपुतली यंत्रों की तुलना में दसियों हजार गुना अधिक जटिल थी। इस रासायनिक प्राणी की कमजोरी का पता लगाना ही वांग हाओ की जीत की कुंजी थी। हालांकि इस समय वांग हाओ को एहसास हुआ कि वह इस रासायनिक प्राणी को हरा सकता है या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि यह राक्षसी आंख ही इस रासायनिक प्राणी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। इस राक्षसी आंख में मूल रूप से एक्सटिंक्शन रे जैसी आत्मा प्रकार की पुतली तकनीक थी, लेकिन क्योंकि इसने लगातार वांग हाओ के रक्त को अवशोषित किया, इसलिए इसमें एक निश्चित परिवर्तन हुआ, या यहाँ तक कि एक विपरीत विकास भी हुआ। इसके चलते राक्षसी आंख में एक बिल्कुल नया विकास हुआ। इस विकास ने राक्षसी आंख को निगलने की क्षमता प्रदान की। ये पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप अध्याय 848 ने 846वीं मंजिल को सफलतापूर्वक पार कर लिया। मोबाइल रीडिंग। शायद जैविक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर इस राक्षसी आंख ने राक्षसी रक्तवंश की क्षमताओं के एक हिस्से को जागृत कर दिया, जिससे इस रासायनिक प्राणी द्वारा छोड़ी गई विनाशकारी सुनहरी बिजली को भस्म कर लिया गया। वांग हाओ को और भी अधिक प्रसन्न करने वाली बात यह थी कि इस राक्षसी आंख के केंद्र में एक सुनहरा बिजली का क्रिस्टल संघनित हो गया था। इस सुनहरे बिजली के क्रिस्टल में विनाशकारी सुनहरी बिजली की अविश्वसनीय रूप से समृद्ध शक्ति समाहित है। इस सुनहरे बिजली के क्रिस्टल के अलावा पास में ही एक और काला क्रिस्टल है, जिसमें अनंत मृत्यु किरण शक्ति समाहित है। एक विचार के साथ ही वांग हाओ ने दोनों क्रिस्टलों को अपने वश में कर लिया। ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह tukanan.com है, आप इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि डेमन आई के सक्रिय होने के बाद इसने एनहिलेशन गोल्डन लाइटनिंग को अवशोषित कर लिया हो और वास्तव में इसका इस्तेमाल अपने उद्देश्यों के लिए किया हो? वांग हाओ के मन में एक अनुमान था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। जैसे ही वांग हाओ इस विनाशकारी बिजली क्रिस्टल के साथ संवाद करने के बारे में सोच रहा था, लगभग उसी क्षण जब वांग हाओ के मन में एक विचार आया, विनाशकारी बिजली क्रिस्टल से एक सुनहरी बिजली निकली। भौहों के बीच स्थित तीसरी आंख से सुनहरी बिजली की एक तेज किरण निकली, जो दानव की आंख है। गड़गड़ाहट टिल्ड। सुनहरी बिजली की चमक पलक झपकते ही उस रासायनिक प्राणी के दाहिने कंधे को भेद गई, जिससे उसके सुनहरे शरीर में मुट्ठी के आकार का एक काला छेद हो गया। मेरे द्वारा छोड़ी गई विनाशकारी बिजली की शक्ति इस रासायनिक प्राणी की शक्ति से थोड़ी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। ये जानकर वांग हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ। इससे निस्संदेह उनके हथियारों के जखीरे में एक और तुरुप का पत्ता जुड़ जाता है। दूसरी ओर वह रासायनिक प्राणी सदमे और अवाकता से भर गया था। ये कैसे संभव है? अगर भाग्य भी एक प्रकार की शक्ति है तो तुमने, मनुष्य, सचमुच मुझे हरा दिया। ये रासायनिक प्राणी बेहद कमजोर था और इसमें वांग हाओ द्वारा अभी दागी गई सुनहरी बिजली की चमक से बचाव करने की भी ताकत नहीं थी। मनुष्य, चलो एक सौदा करते हैं। तुम मेरे भीतर मौजूद विनाशकारी स्वर्णिम बिजली को अवशोषित करना बंद कर दो और मैं तुम्हें चुनौती का विजेता मान लूंगा। चुनौती पूरी करने के लिए मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम भी दूंगा। कैसा रहेगा? सुनहरे बंदर ने वांग हाओ के सामने झुकना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अभी देखी गई विनाशकारी सुनहरी बिजली से जीवन के लिए खतरा महसूस कर लिया था। अगर वांग हाओ ने ऊर्जा परिपथ के केंद्र पर निशाना साधा होता तो ये रासायनिक प्राणी शायद अब तक मर चुका होता। ओह, अगर मैं सहमत न होऊं तो क्या होगा? वांग हाओ अब नियंत्रण में है और रासायनिक प्राणी की कमजोरी के बारे में जान जाने के बाद निडर हो गया है। यद्यपि वह रासायनिक प्राणी लंबे समय तक जीवित रहा था, लेकिन उसकी अमर आत्मा अंततः एक 6 भुजाओं वाले राक्षसी बंदर की थी, जिसकी बुद्धि मनुष्यों की तुलना में कहीं कम थी, और वह निश्चित रूप से वांग हाओ जितना चतुर नहीं था। वांग हाओ से खतरा महसूस करते हुए उसने तुरंत अपने दांत दिखाए और एक भयंकर भाव प्रदर्शित किया। इंसान के बच्चे, तूने मुझे महज संयोग से ही वश में किया है, क्योंकि यह राक्षसी आंख मेरे ही विरुद्ध काम करती है। अगर तेरी असली शक्ति की बात करें तो चाहे तू 1000 साल और साधना कर ले, शायद तू मुझे हरा ना पाए।
मैं तुझे छूट देकर पहले ही एक अपवाद बना रहा हूँ, लेकिन तू बस मौके का फ़ायदा उठा रहा है और तुझे अपने भले की समझ नहीं है। अगर तूने मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं तेरी परीक्षा की योग्यता रद्द कर दूंगा और तुझे वीरान मीनार से निकाल दूंगा। फिर देखते हैं तू क्या करता है। ये सुनकर वांग हाओ ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। ये जादुई प्राणी मनुष्यों जितना ही बुद्धिमान है। इसे धमकियों और प्रलोभनों का इस्तेमाल करना भी आता है। लगता है मेरे पास आगे बढ़ने से पहले ही रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। वांग हाओ ने मन बना लिया कि उसे अभी भी आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लेनी चाहिए। वह पहले ही उस सुनसान टावर के पहले स्तर को पार कर चुका था, जो उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात थी, इसलिए उसने आगे सौदेबाजी नहीं की। लेकिन अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो उसका फ़ायदा क्यों न उठाया जाए। वांग हाओ ने हिचकिचाने और सोचने का नाटक किया, लेकिन उसकी राक्षसी आंख ने विनाशकारी सुनहरी बिजली को निगलना जरा भी नहीं रोका। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वांग हाओ ने आखिरकार हल्के से सिर हिलाया और कुछ अनिच्छा से कहा, ठीक है, मैं अब रुक सकता हूँ, लेकिन पहले आपको इनाम देना होगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। छोटी सोच वाले वांग हाओ ने सख्त चेहरा बनाकर उससे सवाल किया। तुम बदमाश, तुम्हारी साधना तो कमज़ोर है पर तुम्हारी योजनाएं बहुत चालाक हैं। अभी के अभी मेरे शरीर से विनाशकारी स्वर्णिम बिजली को सोखना बंद करो। अगर तुमने एक पल भी और सोखा तो हमारा सौदा तुरंत रद्द हो जाएगा। सुनहरे रंग का बंदर क्रोधित दिख रहा था, उसके चेहरे पर बंदर जैसी धूर्तता झलक रही थी। जैसी आपकी इच्छा। हालांकि वांग हाओ अनिच्छुक था, उसने दानव आंख को विनाशकारी स्वर्णिम बिजली को अवशोषित करने से रोक दिया। इतनी अधिक मात्रा में एनहिलेशन गोल्डन लाइटनिंग को अवशोषित करना वांग हाओ के लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा लाभ था। अंततः दानव नेत्र के भीतर एक निर्वाण विद्युत क्रिस्टल संघनित हो चुका है। जब तक दानव नेत्र शून्य ऊर्जा को अवशोषित करता रहेगा, तब तक वह धीरे धीरे निर्वाण स्वर्ण विद्युत का पुनर्भरण कर सकता है। हालांकि पुनर्भरण की गति अत्यंत धीमी है, वांग हाओ को इस रासायनिक प्राणी से मुफ्त भोजन मिलने की गति से कहीं अधिक धीमी। वांग हाओ ने तुरंत अपने दो क्लोन और तियानहुआंग को रुकने और उस रासायनिक प्राणी को छोड़ने का आदेश दिया। अपनी आज़ादी वापस पाने के बाद उस रासायनिक प्राणी ने मानो अपनी जीवन शक्ति की एक परत खो दी हो। वह बेहद कमज़ोर हो गया था और उसकी सुनहरी रोशनी काफ़ी मंद पड़ गई थी। तुरंत ही उस रासायनिक प्राणी ने एक हाथ बढ़ाया और शून्य की ओर इशारा किया, जिससे वांग हाओ के सामने तुरंत एक स्थानिक दरार पैदा हो गई और उसके सामने एक स्थानिक वलय प्रकट हो गया। बच्चे, इस भंडारण अंगूठी का आयतन 10 लाख घन मीटर है। यह अपने आप में एक गुप्त खजाना है, जिसमें इसके स्वामी द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ा गया इनाम है। यह क्या है, यह मुझे भी नहीं पता। जब तुम इसे अपने रक्त से उससे जोड़ दोगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये स्थानिक अंगूठी अंतरिक्ष के दूसरे स्तर की कुंजी भी है। एक बार जब तुम इसे उससे जोड़ दोगे तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि दूसरे स्तर में कैसे प्रवेश करना है। ठीक है, तुमसे इतनी देर तक लड़ने के बाद मैं थक गया हूँ। मुझे आराम करने के लिए एक शांत जगह चाहिए। शब्द पूरे होने से पहले ही वह जादुई प्राणी अंतरिक्ष में तेजी से निकला और ऐसे भागा जैसे वह किसी से बच रहा हो। अंत में केवल स्थानिक वलय और उत्साहित वांग हाओ ही शेष रह गए थे। स्थानिक अंगूठी लेने के बाद वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के अपनी उंगली का सिरा काटकर खून टपकाया, जो उस पर उसके स्वामित्व का प्रतीक था। वांग हाओ के सार रक्त को अवशोषित करने के बाद इस गहरे काले छल्ले की सतह पर एक हल्का रक्त लाल पैटर्न दिखाई दिया, जो देखने में किसी टोटेम का हिस्सा प्रतीत होता था। इसी क्षण वांग हाओ के दिमाग में मोजिंग सिस्टम से एक संदेश प्रकट हुआ। डेसोलेट टॉवर के पहले स्तर को सफलतापूर्वक पार करने के लिए परीक्षण प्रतिभागी को बधाई। सिस्टम आपको 10 मिलियन मिशन पॉइंट से पुरस्कृत करता है। क्या टावर ऑफ डेसोलेशन के हर लेवल को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिलते हैं। सिर्फ पहले लेवल को पार करने पर ही 10 मिलियन पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये तो हद से ज़्यादा है। वांग हाओ इतना हैरान था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसी समय वांग हाओ उस स्थानिक अंगूठी को उसके स्वामी से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बेताब था। अंतरिक्ष यान पर जटिल प्रतीकों की एक श्रृंखला उकेरी गई थी और इसके मालिक को पहचानने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी, जिसे पूरा होने में लगभग आधा घंटा लग गया। जैसे ही अंगूठी ने अपने मालिक को पहचाना, वांग हाओ के विचार अंगूठी के अंदर के स्थान से जुड़ गए और अंदर मौजूद सभी विभिन्न वस्तुएं वांग हाओ के दिमाग में प्रकट हो गईं। संपूर्ण स्थानिक वलय सुनहरे क्रिस्टल से भरा हुआ था। इनमें से प्रत्येक क्रिस्टल लगभग 1 हाथ की मोटाई और 1 फुट लंबाई का है। ये 12 भुजाओं वाले क्रिस्टल स्तंभ हैं और प्रत्येक का वजन हजारों किलोग्राम है। ये अविश्वसनीय रूप से कठोर हैं और यहाँ तक कि एक दानवी तलवार भी इनकी सतह को मुश्किल से खरोंच सकती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जादुई आंख से देखने पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इन क्रिस्टलों में भयानक अमर ऊर्जा समाहित है। ये पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप अध्याय 847 दिव्य क्रिस्टल। मोबाइल रीडिंग।
वांग हाओ खुद को रोक नहीं पाया और उसने इन क्रिस्टलों में से एक को निकालकर बारीकी से जांचने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही इसे बाहर निकाला गया, एल्डर वू और एल्डर तियानहुआंग लगभग एक ही समय पर आश्चर्य से चिल्ला उठे। हे भगवान! बूढ़े तियानहुआंग, हे भगवान, ये तो सचमुच एक दिव्य क्रिस्टल है। बूढ़ी चुड़ैल! वांग हाओ चौंक गया। दिव्य क्रिस्टल! वास्तव में इस क्रिस्टल से निकलने वाली अमर दिव्य ऊर्जा इस बात की पूर्ण पुष्टि करती है कि यह एक दिव्य क्रिस्टल है। इसके अलावा ये सर्वतत्वीय गुणों से युक्त सबसे कीमती दिव्य क्रिस्टल है। इसका अर्थ है कि किसी भी गुण का कोई भी अमर प्राणी इसे अवशोषित और परिष्कृत कर सकता है। वांग हाओ ने पहली बार दिव्य क्रिस्टल के बारे में सुना था। वह पूरी तरह से अचंभित था और समझ नहीं पा रहा था कि एल्डर वू और एल्डर तियानहुआंग इतने हैरान क्यों थे। www.votw.com तथाकथित दिव्य क्रिस्टल अमर प्राणियों के लिए देवता बनने की कुंजी में से एक है। एल्डर वू ने आराम से समझाया। अमर प्राणियों को अमर देवता कहने वाले वास्तव में कुएं में फंसे अदूरदर्शी मेंढकों के झुंड के समान हैं। असल में सच्चे देवता वे हैं जो अमरता से परे हैं। उन देवताओं के देवत्व प्राप्त करने और अमरता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 3 मूलभूत शर्तें आवश्यक हैं: दैवीय स्थिति, दैवीय शक्ति और देवत्व। इनमें दिव्य चिंगारी अमरता की सीमा को पार करने के बाद भौतिक शरीर और आत्मा के पुनर्तः विलीन होने से उत्पन्न दिव्य शक्ति का सार है। ये देवता का सबसे अनमोल अंश है। जो देवता अपनी दिव्य चिंगारी खो देता है, उसकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और अंततः वह नश्वर बन जाता है। दिव्य शक्ति, जिसे दिव्य सार शक्ति भी कहा जाता है, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जिसे केवल सच्चे देवता ही धारण कर सकते हैं। यह ऊर्जा की सभी सीमाओं से परे है और एक महान शक्ति है जो सब कुछ सृजित करने में सक्षम है। और इन दिव्य क्रिस्टलों में दिव्य सार शक्ति की प्रचुर मात्रा समाहित है। सबसे रहस्यमय दिव्यता को केवल वही शक्तिशाली देवता समझ सकते हैं जिन्होंने वास्तव में दैवीय दर्जा प्राप्त कर लिया है। साधारण मनुष्य इसे समझ ही नहीं सकते। हालांकि दिव्यता एक रहस्यमय शक्ति है जिसके लिए सभी देवता होड़ करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आस्था फैलाने से दिव्यता प्राप्त की जा सकती है। साधारण प्राणियों के लिए देवत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दिव्य शक्ति के बिना उनके जीवनकाल में देवत्व प्राप्त करने की लगभग कोई आशा नहीं होती। हालांकि दिव्य क्रिस्टलों को ग्रहण करके और अपने अमर शरीर को दिव्य ऊर्जा से शुद्ध करके वे भले ही देवत्व प्राप्त न कर सकें, लेकिन एक दिव्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं और उन विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं जिनका उपयोग केवल देव ही कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि वे लगभग सच्चे देवों के समान हैं। ऐसे देवों को झूठे देव कहा जाता है। इसके अलावा दिव्य क्रिस्टल देवताओं के बीच प्रचलन में रहने वाली एक प्रकार की ठोस मुद्रा भी हैं, और वे विभिन्न ब्रह्मांडों में अत्यंत मूल्यवान खजाने हैं। बेशक दिव्य क्रिस्टलों को परिष्कृत करने से शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि एक दिव्य चिंगारी को संघनित करके एक सच्चा देवता बनना भी असंभव नहीं है। वृद्धतांत्रिक की व्याख्या गहन और विस्तृत थी, जिससे वांग हाओ को दिव्य क्रिस्टल की उत्पत्ति और देवताओं की अवधारणा को समझने में मदद मिली। इस लेवल को पार करने पर मिलने वाले पुरस्कार में दिव्य क्रिस्टलों का एक पहाड़ मात्र शामिल था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इन दिव्य क्रिस्टलों को परिष्कृत कर सकता हूँ। वांग हाओ ने अपने हाथ में मौजूद दिव्य क्रिस्टल के भीतर की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने का प्रयास किया। मैंने तमाम कोशिशें की, फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि आदिम अराजकता बल, जो किसी भी ऊर्जा को भस्म कर सकता है, इस बार असहाय था और दिव्य क्रिस्टल के भीतर मौजूद दिव्य आदिम बल को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सका। जिस समय वांग हाओ दिव्य क्रिस्टल से जूझ रहा था, उसी समय उसके आंतरिक ज्वाला जगत में स्थित नीली ज्वाला वाला स्वर्ण कमल अचानक उसकी आत्मा के माध्यम से एक संदेश प्रसारित करने लगा। वांग हाओ, क्या तुम मुझे इनमें से कुछ दिव्य क्रिस्टल दे सकते हो? मुझे केवल 10% चाहिए, और मैं बाकी दिव्य क्रिस्टलों को तुम्हारे शरीर के भीतर एक ज्वाला जगत में संघनित करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक दिव्य क्रिस्टल शरीर के भीतर एक अग्निमय संसार में संघनित हो रहा है। 10 लाख घन मीटर का 100वां हिस्सा 10,000 घन मीटर होता है, जो लगभग 1 लाख दिव्य क्रिस्टलों के बराबर है। वांग हाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन एल्डर वू ने उसके लिए फैसला कर लिया। मेरे प्रिय शिष्य, उसकी विनती मान लो। दिव्य ऊर्जा के वाहक होने के नाते दिव्य क्रिस्टल सब कुछ बना सकते हैं। साधारण देवताओं को भी अपने शरीर में अमर दिव्य साम्राज्य स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में दिव्य क्रिस्टलों का सेवन करना पड़ता है। यद्यपि तुम अभी अमरता के स्तर पर नहीं हो, इसलिए तुम दिव्य साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन अपने आंतरिक जगत का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा आंतरिक जगत अभी जितना विशाल और स्थिर होगा, अमरता प्राप्त करने के बाद तुम उतना ही शक्तिशाली दिव्य साम्राज्य स्थापित कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे पास इस समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एल्डर वू के शब्द बहुत प्रासंगिक थे और वांग हाओ इससे सहमत थे। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स के विनिमय की शर्तों पर सहमति व्यक्त की। कांग यान, मैं तुम्हारी शर्तें मान सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी आंतरिक दुनिया को विस्तारित और मजबूत करने में तुम्हारी मदद चाहिए।
जहाँ तक साधना के लिए दिव्य क्रिस्टलों को आत्मसात करने की बात है, वह बाद में किया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिव्य क्रिस्टल बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती हूँ और इससे आपके आंतरिक जगत के विस्तार में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन चूंकि आपने यह अनुरोध किया है तो मैं आपकी बात मान लूंगी। एज्योर फ्लेम गोल्डन लोट्स अत्यंत प्रसन्न हुई। अप्रत्याशित रूप से वांग हाओ को दिव्य क्रिस्टल जैसा एक अनमोल खजाना प्राप्त हो गया। आपको पता ही होगा कि नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल के जन्म के बाद से अनगिनत वर्ष बीत चुके हैं और एक भी दिव्य क्रिस्टल प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक ये पर्याप्त दिव्य क्रिस्टल अवशोषित करता है तब तक एज और फ्लेम गोल्डन लोट्स में विकसित होने की क्षमता बनी रहती है और यह राक्षसी कमलों के बीच शीर्ष श्रेणी के कैस गोल्डन लोट्स में भी विकसित हो सकता है। ऐसा लगता है कि वांग हाओ का अनुसरण करने का निर्णय मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली निर्णय था। नीले ज्वाला वाला स्वर्ण कमल अत्यंत प्रसन्न हुआ। यदि वह इस उजाड़ क्षेत्र में ही रहता तो अनगिनत वर्षों के कष्ट सहने के बावजूद भी उसके सच्चे दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होने की कोई आशा नहीं थी। राक्षसी कमलों में विख्यात सर्वोच्च अराजकता स्वर्ण कमल में परिवर्तित होना तो और भी असंभव था, लेकिन वांग हाओ के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करने से ये सब कुछ संभव हो जाता है। समझौते के अनुसार वांग हाओ ने स्थानिक वलय में मौजूद सभी दिव्य क्रिस्टलों को अपने आंतरिक ज्वाला जगत में स्थानांतरित कर दिया। इसी बीच एज्योर फ्लेम गोल्डन लोट्स ने समझौते के अनुसार दिव्य क्रिस्टल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल में सर्वोच्च अमर स्तर की साधना थी। इसके शरीर में अपार अमर शक्ति समाहित थी, जिससे दिव्य क्रिस्टल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया काफी सहज हो गई। नीले ज्वाला स्वर्ण कमल के नियंत्रण में दिव्य क्रिस्टल ज्वाला जगत के केंद्र में फेंके गए। फिर नीले ज्वाला की सच्ची अग्नि और अमरता की शक्ति के संयुक्त प्रभाव से वे धीरे धीरे पिघलने लगे। जैसे ही दिव्य ऊर्जा की फुहारें निकलीं, ज्वाला जगत तेजी से फैलने लगा, मानो कोई गुब्बारा फुलाया जा रहा हो। महज 1 घंटे में इसका आयतन 1000 गुना बढ़ गया। उसके बाद विस्तार की दर लगातार बढ़ती रही और ज्वाला जगत का केंद्र भी तेजी से विकसित हुआ, एक छोटे तारे की तरह बन गया जो अद्भुत प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित कर रहा था। पहले दिव्य क्रिस्टल के कारण अग्नि जगत का आकार लगभग 5000 गुना बढ़ गया। दिव्य क्रिस्टलों के परिष्करण के बाद विस्तार की दर धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन फिर भी यह साधारण दिव्य अग्नि तत्वों को भस्म करने की दर से कहीं अधिक तेज थी। इन 900,000 घन मीटर दिव्य क्रिस्टलों को परिष्कृत करने में कम से कम कई महीने लगेंगे, इसलिए वांग हाओ इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। वीरान टावर के पहले स्तर में प्रवेश करने पर वांग हाओ को अपनी कई कमियों का एहसास हुआ और वीरान टावर के पहले स्तर में प्रकट होने वाले रासायनिक जीवों की साधना और शक्ति को देखकर वह और भी अधिक स्तब्ध रह गया। सामान्यतः निर्जन मीनार के दूसरे स्तर की कठिनाई पहले स्तर से कहीं अधिक होती है। यदि वांग हाओ अपनी वर्तमान शक्ति के साथ जल्दबाजी में दूसरे स्तर में प्रवेश करता है तो उसके जीतने की संभावना बहुत कम होगी। ये पुस्तक 047 से आती है। स्टॉप अध्याय 848 विकास प्रकार का दिव्य हथियार। इसलिए सबसे जरूरी काम अपनी ताकत को बढ़ाना है। गोल्डन मंकी किंग के साथ युद्ध ने साधना में मेरी कमजोरी को पूरी तरह उजागर कर दिया। अब मेरा एकमात्र तुरुप का पत्ता एज्योर फ्लेम ट्रू फायर है। इसके अलावा मेरी शटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक में सुधार की जरूरत है और मुझे तुरंत एक उपयुक्त युद्ध तलवार की आवश्यकता है। वांग हाओ जिन लड़ाइयों का सामना कर रहा है उनमें साधारण युद्ध तलवारें अब बेकार हो गई हैं। उदाहरण के लिए गोल्डन मंकी किंग जैसे किसी जादुई जीव का सामना करते समय वे रक्षा की सबसे बाहरी परत को भी भेद नहीं सकती। अंततः मेरी चलने की तकनीक बहुत ही खराब है। मछली जैसी चाल मुझे बहुत पीछे खींच रही है और मैं अपने शरीर की अधिकतम गति को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पा रहा हूँ। बेशक क्षतिग्रस्त फेंकने वाले चाकू को फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बेहतरीन सामग्री का भी इस्तेमाल करूं तो भी मुझे डर है कि दिव्य हथियार स्तर का फेंकने वाला चाकू बनाना मुश्किल होगा। वांग हाओ के पास इन स्टार सिस्टम की ओर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय वांग हाओ के कुल अंक 600 मिलियन से अधिक हो गए हैं। फेंकने वाले चाकुओं के एक सेट और एक दिव्य युद्ध तलवार के बदले में इन्हें लेना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वांग हाओ ने इंक स्टार सिस्टम टास्क पॉइंट्स रिडेम्पशन इंटरफेस खोला और तुरंत लंबी मूठ वाली युद्ध तलवार श्रेणी को ढूंढ लिया। वांग हाओ की वर्तमान साधना स्तर और शक्ति के अनुरूप 30,000 से अधिक युद्ध तलवारें मिलीं। वांग हाओ की प्रारंभिक जांच के बाद केवल 3 युद्ध तलवारें शेष रह गईं। ऑरोरा बैटल ब्लेड एक अर्ध दिव्य कलाकृति है जो 12 फीट लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 50,000 कैटी वजनी है। ये पूरी तरह से स्टार कोल्ड आयरन और ऑरोरा जेड से बनी है। ये शून्य को काट सकती है और इसमें स्थानिक भेदन क्षमता है। इसे 230 मिलियन पॉइंट्स में बदला जा सकता है। कोल्ड मून ब्लेड एक छद्म दिव्य कलाकृति है जो 13 फीट लंबी, 4 उंगल चौड़ी और 3000 कैटी वजनी है। ये पूरी तरह से कोल्ड ग्लास मिस्टिक गोल्ड से बनी है जो इसे अतुलनीय रूप से तेज बनाती है। इसमें कोल्ड ग्लास फ्रॉस्ट क्यूई समाहित है जो हर चीज को जमा देने में सक्षम है। इसका मूल्य 250 मिलियन पॉइंट्स है।
क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड विकास क्षमता से भरपूर एक अर्धदिव्य कलाकृति है। यह 1.5 फीट लंबी, 1 हथेली चौड़ी और 12,000 कैटी वजनी है। ये पूरी तरह से क्रिम्सन ड्रैगन स्टोन से बनी है और इसमें अग्नि तत्व का अतिरिक्त लाभ है। जैसे जैसे यह अग्नि तत्वों को अवशोषित करती है, ये और बेहतर होती जाती है और एक सच्ची दिव्य कलाकृति में परिवर्तित हो सकती है। इसे 450 मिलियन पॉइंट्स के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। ये क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड बाकी दोनों से दुगनी महंगी है। तथाकथित विकास प्रकार का दिव्य हथियार इतना महंगा कैसे हो सकता है? मेरी तत्वीय संबद्धता स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक है, जो अग्नि है। ये क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड निस्संदेह मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। बाकी बैटल ब्लेड या तो बहुत महंगी हैं, उनका डिज़ाइन खराब है, या वे मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। यह एक दुविधा है। अगर मैं इस क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड के लिए अदला बदली करता हूं, तो मेरे पास केवल 160 मिलियन पॉइंट्स ही बचेंगे। 160 मिलियन पॉइंट्स के बदले 10,000 फेंकने वाले चाकू प्राप्त करने की कोशिश करना शायद मेरी क्षमताओं से परे है। इसलिए वांग हाओ को हिचकिचाहट होने लगी। बेशक, विकास प्रकार का दिव्य हथियार चुनो। मूर्ख, विकास प्रकार के दिव्य हथियार अत्यंत दुर्लभ होते हैं और उनमें असीमित विकास क्षमता होती है। ये वह उत्तम हथियार है जिसका हर शक्तिशाली व्यक्ति सपना देखता है। यद्यपि इस क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड की सामग्री थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन विकास प्रकार के दिव्य हथियारों को लगातार गढ़ा और मजबूत किया जा सकता है और सामग्री को अपग्रेड करने की समस्या बहुत आसानी से हल हो जाती है। इसके अलावा ये दिव्य हथियार एक अद्वितीय अग्नि गुण वाला विकास प्रकार का दिव्य हथियार है। क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को चुनकर तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। मो लिंग के शब्दों ने वांग हाओ को जगा दिया। इससे वांग हाओ, जो शुरू में हिचकिचा रहा था, आखिरकार अपना मन बना ही लिया। ठीक है, मैं ये क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड चुनूंगा। मोजिंग प्रणाली द्वारा 450 मिलियन अंक काटे जाने के बाद वांग हाओ को क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड प्राप्त हुआ, जो विकास क्षमता वाला एक दिव्य हथियार है। ये क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड पूरी तरह से क्रिम्सन ड्रैगन स्टोन से बना है, जिसकी सतह पर ड्रैगन के आकार की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। ये नक्काशी न केवल सजावटी हैं, बल्कि इनमें बेहद जटिल और गहन रहस्यमय प्रतीक भी समाहित हैं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्लेड के भीतर एक बहती हुई लौ निरंतर जल रही हो, जो इसे वास्तव में जादुई बनाती है। क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को पकड़े हुए 12,000 जिन का वजन शुरू में वांग हाओ को थोड़ा भारी लगा, लेकिन वह जल्दी ही इसके अभ्यस्त हो गए। एक हाथ से तलवार की मूठ को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से धीरे से ब्लेड को छूते हुए वांग हाओ ने सावधानीपूर्वक क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड की लय को महसूस किया और उसकी सांसों को ध्यान से सुना। भनभनाहट। जल्द ही, जैसे ही वांग हाओ ने अनजाने में हथियारों की आत्माओं को महसूस करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड ने वांग हाओ की इंद्रियों के जवाब में प्रतिक्रिया दी। पूरी युद्ध तलवार गूंजने लगी और छोटे छोटे अग्नि राक्षस लगातार लाल ड्रैगन युद्ध तलवार की सतह से हवा में उड़ने लगे। फिर ये छोटे अग्नि राक्षस वांग हाओ की बाहों और शरीर के चारों ओर खुशी से तैरने लगे। जल्द ही वांग हाओ क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड से जुड़ने में सक्षम हो गया और उसकी सांस और स्पंदन को महसूस करने लगा। तुरंत ही वांग हाओ ने अपनी उंगली काट ली और अपनी उंगली के सिरे से खून टपकाकर क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड के ब्लेड पर गिरा दिया। फिर क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड पर तुरंत लाल रंग की रोशनी के छल्ले दिखाई दिए और वांग हाओ के दांतों के बीच का खून तुरंत क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड द्वारा सोख लिया गया। ये क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड एक अनमोल खजाने की तरह था जो लंबे समय से प्यासा था। जब यह वांग हाओ के सार रक्त के संपर्क में आया तो इसने उसे बेतहाशा पी लिया और जल्द ही ब्लेड पूरी तरह से धुंधली रक्त प्रकाश की परत से ढक गया। क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड के लिए पर्याप्त होने से पहले इसने लगभग 1 लीटर सार रक्त को अवशोषित कर लिया और इसका पूरा शरीर लाल रंग में बदल गया। इसके तुरंत बाद वांग हाओ ने रक्त बलिदान विधि का उपयोग करके क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद रक्तबलि अनुष्ठान पूरा करने के बाद युद्ध की तलवार ने सफलतापूर्वक अपने स्वामी को पहचान लिया और आधिकारिक तौर पर वांग हाओ का अनन्य हथियार बन गई। चलिए इस युद्ध तलवार की शक्ति का परीक्षण करते हैं। वांग हाओ ने अपनी आदिम अराजकता शक्ति को क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड में प्रवाहित किया और तुरंत ही ब्लेड पर 10 फीट से अधिक लंबा एक लाल अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। अपनी विनाश ब्लेड की शक्ति को प्रवाहित करते हुए वांग हाओ ने पाया कि क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड एक अथाह गड्ढे की तरह प्रतीत होता है, मानो वह कभी भरा न जा सके। अंत में वांग हाओ द्वारा अपनी आत्मा में मौजूद काली कटार द्वारा संघनित सभी विनाशकारी तलवार की शक्ति को क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड में डालने के बाद भी वह उसे भर नहीं सका। प्रिमल कैस फोर्स लगभग 80% तक समाप्त हो चुकी थी, फिर भी यह क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड की सीमा तक नहीं पहुंच सकी। कोई बात नहीं, मैं अपनी सारी आदिम अराजकता शक्ति का प्रयोग करूंगा और देखूंगा कि मेरी सारी आदिम अराजकता शक्ति का प्रतीक ये सबसे शक्तिशाली प्रहार वास्तव में कितना शक्तिशाली है। वांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने शरीर की सारी आदिम ऊर्जा को क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड में समाहित कर दिया।
फिर उसने घोड़े की मुद्रा में मजबूती से अपने पैर जमाए, अपनी गति को इकट्ठा किया और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, आदिम ऊर्जा और विनाश के इरादे को मिलाकर सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। वांग हाओ ने इस हमले में शटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे अपनी तलवार घुमा दी। WZON-C पर क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड की शक्ति का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तलवार चलाने की इस सबसे सरल बुनियादी तकनीक का उपयोग किया जाए। बूम टिल्ड। इस प्रहार के बाद क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड से 10,000 फुट लंबी प्रकाश की एक तलवार अलग हो गई। प्रकाश की यह किरण अत्यंत शक्तिशाली थी। प्रकट होते ही ये हवा और बादलों को चीरती हुई अंतरिक्ष में एक विशाल दरार पैदा कर गई। फिर प्रकाश की यह किरण अपनी गति जारी रखते हुए हजारों मील तक उड़ती रही और अंत में 1,000 फुट ऊंची चोटी को 2 हिस्सों में चीर डाला। इस क्षेत्र की जमीन और चट्टानें असाधारण रूप से ठोस हैं, जो पवित्र सामग्रियों के समान हैं। इस ब्लेड की आभा हजारों मील तक फैल सकती है और 1,000 फुट ऊंची चोटी को भी समतल कर सकती है। इसकी शक्ति कम से कम मध्य स्तर के डोमेन लॉर्ड के पूर्ण बल से हमले से कमजोर नहीं है। ये तो सिर्फ एक सामान्य प्रहार की शक्ति है। यदि शटरिंग स्टार स्लैश की शक्ति का उपयोग किया जाए तो इस प्रहार की शक्ति एक उन्नत स्तर के डोमेन लॉर्ड विशेषज्ञ के पूर्ण बल से किए गए हमले के बराबर होनी चाहिए। _XDD स्टॉप्ड अध्याय 849 हुनतियान शटल। इसके बाद वांग हाओ ने 120 मिलियन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक टेलीकाइनेटिक हथियार हासिल कर लिया। ये टेलीकाइनेटिक हथियार एक संयुक्त हथियार है जिसे हुनतियान शटल कहा जाता है। जब इसे बिखेरा जाता है तो ये लाखों सुनहरी सुइयों में टूट सकता है, और जब इसे मिलाया जाता है तो ये किसी भी हथियार का रूप ले सकता है। तलवारें, भाले, हलबर्ड, कुल्हाड़ी, हुक, कांटे, ये सब कुछ कर सकता है। इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह आश्चर्यजनक गति के साथ एक उड़ने वाली कलाकृति के रूप में काम कर सकता है, और यहाँ तक कि पायलट को ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए ले जा सकता है। इस टेलीकाइनेटिक हथियार पर महारत हासिल करने के 12 स्तर हैं। उच्चतम स्तर तक पहुंचने पर व्यक्ति एक साधारण देवता के एक ही प्रहार के बराबर शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। 3 महीने के निरंतर कठिन प्रशिक्षण के बाद वांग हाओ ने क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। इसके अलावा हुनतियान शटल का उपयोग तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए भी किया जा सकता है। हुनतियान शटल को 3000 सुनहरी सुइयों में तोड़ा जा सकता है। हुनतियान शटल पर कदम रखते ही वांग हाओ की उड़ान गति आश्चर्यजनक रूप से 12,000 गुना मैक तक बढ़ गई, जो प्रकाश की गति के 0.15 गुना के बराबर है। ये वांग हाओ द्वारा केवल उड़ने की तकनीक का उपयोग करने की तुलना में हजारों गुना तेज है। ये वांग हाओ की मछली की तरह तैरने की फुर्तीली कलाबाजी से हजारों गुना तेज है। वांग हाओ को अपने मुख्य शरीर की साधना को तारकीय स्तर के शिखर तक पहुंचाने में और 3 साल लग गए। साथ ही साथ अपने दिव्य साधना क्लोन और शरीर साधना क्लोन को डोमेन लॉर्ड स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंचाने में भी उतना ही समय लगा। हालांकि आत्मा साधक का क्लोन सुप्त अवस्था में ही रहा और कभी जागृत नहीं हुआ। 3 साल के कठिन प्रशिक्षण ने वांग हाओ की ताकत में काफी वृद्धि की, जिससे उसे सुनसान टावर के दूसरे स्तर में प्रवेश करने का विचार आया। वीरान मीनार के अंतरिक्ष के दूसरे स्तर की कुंजी वांग हाओ द्वारा प्राप्त स्थानिक वलय में निहित है। वांग हाओ द्वारा इस स्थानिक वलय को परिष्कृत करने के बाद से ही अंतरिक्ष के दूसरे स्तर तक पहुंचने की गुप्त विधि उसके मन में प्रकट हो गई है। वांग हाओ ने एक मंत्र का जाप किया, जिससे वीरान टावर के दूसरे स्तर तक जाने का रास्ता खुल गया। वांग हाओ द्वारा मंत्रोच्चार समाप्त करने के तुरंत बाद उसके हाथ में मौजूद स्थानिक अंगूठी से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। ये चकाचौंध भरी रोशनी पृथ्वी के छोर तक सीधी फैली हुई थी। फिर आकाश के किनारे पर एक दरार खुल गई और शून्य से एक काली पत्थर की सीढ़ी नीचे उतरती हुई दिखाई दी। इस काले पत्थर की सीढ़ी की लंबाई और ऊंचाई अज्ञात है। इसका प्रत्येक पायदान 10 फीट से अधिक ऊंचा और कई हजार मीटर चौड़ा है, जो सीधे आकाश के अंत तक जाता है। अपनी दानव आंख सक्रिय होने के बावजूद वांग हाओ केवल सीढ़ियों के अंत को ही धुंधला सा देख पा रहा था, जो एक शून्य सरणी के भीतर छिपा हुआ था। ये शून्य संरचना एक घोर अंधेरे भंवर से घिरी हुई थी, जिसमें स्थानिक तरंगें लगातार घूम रही थीं और सुनहरी रोशनी के विस्फोट उत्सर्जित कर रही थीं। जैसे ही वांग हाओ ने काले पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसने तुरंत अपने चारों ओर की स्थानिक शक्ति को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। पल भर में वांग हाओ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसे चलने में भी कठिनाई होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो दमन की कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर दबाव डाल रही हो। जैसे ही वांग हाओ ने काले पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक मायावी हो गई। चारों ओर का आकाश घोर अंधकार में हो गया और सीढ़ियों के पार अनंत ब्रह्मांडीय तूफान चल रहे थे। अगर वह गिर जाता तो वह निश्चित रूप से अनंत ब्रह्मांडीय तूफानों में बिखर जाता और उसका कोई निशान तक नहीं बचता। वांग हाओ को और भी ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि भागने का रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका था। जैसे जैसे वह एक कदम ऊपर चढ़ता गया, वह अंतहीन ब्रह्मांडीय आंधी में समाता चला गया। इसके अलावा जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, एक अदृश्य स्थानिक दबाव ने वांग हाओ को ऊपर की ओर धकेल दिया।
अगर वह वहां ज्यादा देर तक रुका रहता तो उसे सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय आंधी से सबसे दर्दनाक यातना सहनी पड़ती, मानो उसकी हड्डियां चूर चूर हो रही हों और उसकी त्वचा छिल रही हो। सबसे बुरी बात यह है कि आप इन सीढ़ियों पर उड़ नहीं सकते। सीढ़ियां इतनी दूर हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि उनका अंत कहाँ है। आपको उन्हें धीरे धीरे एक एक करके चढ़ना होगा, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। धीरे धीरे वांग हाओ को महसूस होने लगा कि ऊपर चढ़ना और भी मुश्किल होता जा रहा है। उनके चारों ओर का स्थानिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। जब वांग हाओ 101 सीढ़ी पर पहुंचा तो वह पसीने से भीग चुका था, उसकी नसें पूरे शरीर पर उभरी हुई थीं, और हर बार जब वह अपना पैर उठाता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वह पहाड़ पर चढ़ रहा हो। उफ, मैंने अभी सिर्फ 100 सीढ़ियां चढ़ी हैं और मुझे अभी से लग रहा है कि मैं आगे नहीं चढ़ सकती। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है और मेरा शरीर लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गया है। मुझे सच में नहीं पता कि इन सभी सीढ़ियों को चढ़ने में कितना समय लगेगा। 1 साल, 3 साल या 10 साल। वांग हाओ ने संघर्ष करते हुए अपना सिर उठाया और क्षितिज तक फैली अंतहीन सीढ़ियों को देखा और उस पर लाचारी का भाव छा गया। चढ़ते रहो। जब वांग हाओ आखिरकार 315वीं सीढ़ी पर चढ़े तो वे इतने थक चुके थे कि काले पत्थर की सीढ़ियों पर गिर पड़े, इतने कमजोर कि एक उंगली भी हिला नहीं पा रहे थे। हफ हफ हा। वांग हाओ जोर जोर से हौंफ रहा था, उसका शरीर लगातार अपने चारों ओर के भयानक स्थानिक दबाव का विरोध कर रहा था। लगभग 15 मिनट आराम करने के बाद वांग हाओ ने कुछ ताकत हासिल की और उठने के लिए संघर्ष किया, अपने पैरों को क्रॉस किया और स्वस्थ होने के लिए ध्यान और साधना शुरू कर दी। आकाश और पृथ्वी की दमनकारी शक्ति के अधीन वांग हाओ की आंतरिक आदिम ऊर्जा का संचार धीमा हो गया, जिससे उसकी शक्ति का संचार करना अत्यंत कठिन हो गया। हालांकि वांग हाओ ने कभी हार मानने का इरादा नहीं किया था। लगातार प्रयास करना ही सफलता है। वांग हाओ ने ब्लड विच के गुप्त नियमावली के अनुसार अपनी शक्ति का संचार करना शुरू किया और एक पूरा चक्र पूरा करने में उसे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा। जब नवगठित आदिम ऊर्जा का एक अंश उसके दांतियान में प्रवेश कर गया तो वांग हाओ को अचानक अपने पूरे शरीर में एक झटका महसूस हुआ और उसके अंग और हड्डियां अचानक बहुत हल्की महसूस होने लगीं। वांग हाओ अपने शरीर में हुए बदलावों को देखकर इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें फटी रह गईं। वह एल्डर वू से यही पूछने वाला था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एल्डर वू ने तुरंत जवाब दिया, मेरे प्रिय शिष्य, तुम सचमुच मूर्ख हो। हमारे समय में तपस्वियों नामक लोगों का एक समूह था जो चाहे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक स्थानों में साधना कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों या युद्ध कर रहे हों, अपनी मुख्य तकनीकों का अभ्यास तब तक करते रहते थे जब तक उनमें सांस बाकी रहती थी। जितना खतरनाक और दमनकारी वातावरण होगा, साधक की साधना उतनी ही तेजी से सुधरेगी। क्या आपका वर्तमान वातावरण आपके कौशल को निखारने और आपकी वंश शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए एकदम सही नहीं है? आपने हाल ही में बहुत समय बर्बाद किया है और मैंने जानबूझकर आपको याद नहीं दिलाया, ये सोचकर कि आप इसे स्वयं समझ लेंगे। अब आखिरकार आपको अक्ल आ गई है। ओल्ड वू के शब्दों ने वांग हाओ को शर्म से भर दिया और उसने मन ही मन खुद को साबित करने की कसम खाई। तो बात यह है, मैंने सोचा था कि मैंने काफ़ी मेहनत की है और लगन से साधना की है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे भयानक तपस्वियों का समूह भी होगा। ये तो मरने तक साधना करते रहते हैं, इनके मुकाबले तो मैं बहुत पीछे हूँ। ठीक है, अब से मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा का निरंतर संचार करता रहूंगा, अपनी नसों में रक्त का प्रवाह बनाए रखूंगा और लगन से साधना करने के लिए हर पल का सदुपयोग करूंगा। वांग हाओ की निगाहें सख्त हो गईं, मानो उसी क्षण उसके शरीर की थकान और आत्मा की उदासी उसके भीतर विकसित हुई जुझारू भावना से दूर हो गई हो और उसने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली हो और फिर से ऊर्जावान हो गया हो। खुद को जगाने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा के संचार की गति और दक्षता में थोड़ा सुधार हुआ। इस तकनीक का 10 बार अभ्यास करने के बाद वांग हाओ ने पाया कि हुन्यवान शक्ति के संचार की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी और प्रत्येक चक्र के साथ उसके शरीर द्वारा अदृश्य दबाव का प्रतिरोध करने की अनुभूति धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि आसपास के वातावरण का दबाव वास्तव में कम हो गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वांग हाओ का शरीर धीरे धीरे इस दबाव के अनुकूल हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप यह अनुभूति हो रही थी। XDD स्टॉप्ड।